हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भैया मैग्नेट ब्रेन्स का प्रैक्टिस सैंपल पेपर। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि इसकी जो सीबीएसई ने आप लोगों के लिए जो सैंपल पेपर जारी किया था उसकी, तो कुछ उसी की तर्ज पर आज हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर जो कि हमारे एक्सपर्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली ने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें हमने कवर किए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ आप उसका आंसर भी सीखेंगे और दूसरी तरफ आप पूरे उस चैप्टर की, उस पूरे टॉपिक का रिवीजन भी अपने साथ जो है वो कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया चार चैप्टर्स हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पहला हो गया, अम्ल क्षारक और लवण दूसरा हो गया, धातु अधातु तीसरा हो गया और कार्बन और उसके जो कंपाउंड है यानी कि यौगिक है ये आपका चौथा अध्याय है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पांचवा अध्याय यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण 2022 और 2023 के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि चार ही चैप्टर्स पढ़ने, तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो चार चैप्टर से ही आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं, जब भी हमारी एग्जाम होगी, पर अभी से हम जो है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, यदि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से रहेगी तो एग्जाम में सडनली आप लोगों को कोई घबराहट होने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो एक काम करते हैं जल्दी से। अच्छा, एक और बात भैया, क्लास 10th केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। उसमें सारे चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स भी इंक्लूडेड हैं जो फिलहाल में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग बात, चलो देख लेते हैं भैया। अच्छा, एक और चीज, केमिस्ट्री में जब बोल रहा हूं तो फिजिक्स और बायोलॉजी भी है, उसका अलग सेगमेंट है, उसका अलग क्वेश्चन पेपर है। बात समझ में आ गई? तो उसकी भी हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ आपकी जो विज्ञान है उसमें जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान वाला भाग है उसी को कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरा का पूरा खेल है ये 5 खंडों में विभाजित है और इसके पीछे छुपे हुए हैं आपके 39 प्रश्न क्वेश्चंस, राइट। और क्या क्या है भैया, देखो, पहली बात तो ये कि सभी प्रश्न आपके जो है वो अनिवार्य हैं, बिल्कुल अनिवार्य हैं, तब तो 80 मार्क्स लेकर आओगे। देखो ना, टोटल आपका कितना है, 80 मार्क्स का। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें अथवा में आता है प्रश्न आपका। क्यों आता है? क्योंकि उनको भी पता है कि कभी कभी अपन किसी टॉपिक को थोड़ा सा मिसमैच कर देते हैं, इसीलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि अथवा में पूछे जाएंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे हमारे खंड क की, जिसमें हमारे सामने होंगे 20 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नोत्तर। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 7, 7 और 6 इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको यहां पर मिल जाएंगे क्या, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। चलिए, और सभी 1 अंक वाले होंगे। हम चलते हैं अगले खंड की तरफ भैया, जिसमें मिलेंगे आपको 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको प्रत्येक सवाल जो रहेगा उसको 30 से लेकर 50 शब्दों में लिखना है। ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को कोई टॉपिक बड़े अच्छे से आता है, फिर अपन यही नहीं देखते कि भैया उसके अंक कितने हैं। मैं क्या कह रहा हूं, 2 अंक वाला यदि है तो कम लिखो, 5 अंक वाला है तो ज्यादा लिखो। कभी कभी क्या करते हो, 2 अंक में इतना लिख देते हो कि बात के लिए आपके पास टाइम बचता नहीं है, फिर लास्ट में जाकर फिर कैसे सरपट भागती है आपकी फिर गड्डी। बात समझ में आ रही? चलो चलते हैं कौन से खंड की तरफ, ग खंड की तरफ। इसमें जो है हमारे पास कैसे होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 अंकों वाले होंगे। कितने अंकों वाले होंगे? तो भैया 3 अंकों वाले हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 7, यानी कि कुल मिलाकर 21 नंबरों का यहां पर क्या है, जुगाड़ है। और आगे बढ़ते हैं, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अब भैया आते हैं घ पे। यहां से शुरू होते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक के 5 अंक है। आप सोच लो, इसमें आपके 3 प्रश्न हैं, तो एक केमिस्ट्री से आएगा, एक बायोलॉजी से आएगा और एक आपकी भौतिक विज्ञान से आएगा। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी। और अपने को सबको लिखना है 80 से 120 शब्दों में। तो
आज का जो पेपर है, बात समझ में आ रही है, इसमें क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं और साथ में जो है भैया मैं आंसर्स भी लेकर आया हूं, तो कौन घबराने वाली बात नहीं है बाबूजी। बात समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं खंड य की। इसमें प्रत्येक में 4 अंकों के मूल्यांकन के 3 स्रोत आधारित यानी कि केस स्टडी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सुरेश, मुकेश, रमेश वाले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं, क्योंकि ये होते हैं हलवा। और ये काहे हलवा होते हैं बाबूजी? क्योंकि यहां से आपको पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? तो मस्त वाली बात है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ और सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे सवाल को अपन पढ़ेंगे, आंसर भी देखेंगे, कैसे लिखना है वो भी देखेंगे, और वो जिस टॉपिक से आया है उसका अपन रिवीजन भी साथ साथ में करते रहेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। बोलो यस सर। और अभी एग्जाम में कम से कम कुछ महीने तो है ना अपने पास। तो अभी यदि अपन क्वेश्चन को देखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो पूरा चैप्टर एकदम फ्रेश अपने दिमाग में कैसा होता जाएगा, फिट होता जाएगा। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी है। याद रखना 4 अध्यायों से प्रश्न आते जाएंगे, तो मैं आपको क्या बताता जाऊंगा कि भैया कौन सा प्रश्न कौन से अध्याय से आया है। बात समझ में आ गई? चलो बाबूजी शुरू करते हैं कहानी। कहां है पहला सवाल? आ जा चल। क्या बात हो रही है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होने वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? देखो भैया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सारी अभिक्रियाओं को अपन देख लेते हैं। देखो आपको क्या लगता है, ये जो लोहा है ये जल के साथ मिलके फोटोग्राफी में थोड़ी उपयोग होता होगा, तो जंग लगने की अभिक्रिया है बाबूजी। ये कौन सी है? तो भैया ये तो जंग लगने वाली अभिक्रिया है। बोलो यस सर। जब जंग लगता है तो एक अभिक्रिया ये भी होती है, इसके ऊपर वाली, तो इसके ऊपर वाली तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं क्या, H2O, तो ये तो जल बनने वाली है, तो ये भी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अपन इसके ऊपर वाले की बात करेंगे तो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे पास कौन सी चीज है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, उसका हैप्पी बर्थडे मनाओगे, उसको ऐसे मोमबत्ती के ऊपर ऐसे रख दोगे कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि बेसिकली चूने का पत्थर है। बात समझ में आ रही है? तो भैया अपने को मिलेगा क्या? अपने को मिलेगा चूना, और साथ में क्या मिलेगा? CO2। एक ऐसी गैस जिसको यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी में डाल दोगे तो वो दुधिया हो जाएगा। एक ऐसी गैस जिसके बिना जो है प्रकाश संश्लेषण अधूरा है। बात समझ में आ रही है? और एक ऐसी गैस जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, पौधागर गैस है। एक ऐसी गैस जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए जब हमारे यहाँ वायवीय श्वसन होता है, बात हो रही है बायोलॉजी की, इसकी भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बढ़िया से जाकर आप लोग वीडियोस देख सकते हो। बात समझ में आई? चलो, तो एक ऐसी गैस की हम बात कर रहे हैं विच इज व्हाट, CO2। तो मैं बीच में रुक गया था। एक ऐसी गैस जिसको हम वायवीय श्वसन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी कहानी अपन बायोलॉजी में देखेंगे। चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो बाबूजी ऐसा है ना यार, ये 3 तो नहीं हो सकते यार, कैसे होंगे बताओ ना, कैसे होंगे? मतलब हमारा जो दिल है वो गवारा ही नहीं कर रहा कि ये तीनों रिएक्शन होगी। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है अपने को। बात समझ में आ गई? तो जब ये नहीं होगा तो सवाल पैदा होता है, बचा क्या? ऊपर वाली सिल्वर ब्रोमाइड की जो अभिक्रिया होती है, सूरज के प्रकाश में टूट जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। किस में? सिल्वर में और ब्रोमीन में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ऊपर वाली जो अभिक्रिया है, दिस मस्ट बी द आंसर। बोलो यस सर। तो ये क्या होगा? तो भैया ये होगा अपना आंसर। बात समझ में आ रही है? एकदम मस्त वाली कहानी जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और हम करने वाले हैं इसको क्रॉस चेक। बात समझ में आ गई? ये लो, कहां एक सवाल अपन पढ़ रहे थे और कहां अपन ने कई सारी चीजों का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये सब कुछ अपने सिलेबस का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम के पहले तक सारा कॉन्सेप्ट एक चीज में आपके दिमाग के अंदर क्या करने वाला हूं, फिट करने वाला हूं। बस एक चीज आप शुरू कर दो, सभी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट से जाकर टॉपिक वाइज वीडियो जो है उसको देखना शुरू कर दो। बहुत ही आने वाला है मजा बाबूजी, ठीक है? चलो नोट करो रे बाबा, कर लिया? चलो, मैं क्या कर रहा हूं, अपन दूसरे सवाल की बात करते हैं। अब भैया निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, ओके। अब संयोजन का मतलब क्या होता है भैया? जुड़ना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो 4 ही प्रकार की तो है ना यार, देखो ना क्या है? संयोजन है,
वियोजन है, विस्थापन है। मैं क्या कह रहा हूं, विस्थापन है भैया, विस्थापन है, और द्विविस्थापन है जब 2 बार विस्थापन होगा। हाँ, पर इंग्लिश में भी देखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, कॉम्पोजिशन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या, डिकॉम्पोजिशन। बात समझ में आई? इसको अपन एडिशन भी कह सकते हैं। विस्थापन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड आपकी जो द्विविस्थापन है ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई? अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया होती है, सुनो ध्यान से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाता है। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, उसको अपन बोलता है क्या, संयोजन अभिक्रिया। जैसे A प्लस बी मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, C बना दिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक अभिकारक आपका जो है कम से कम 2 उत्पादों में टूटता है। कम से कम 2 उत्पादों में टूटता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ता। फिर आती है विस्थापन अभिक्रिया, ये एक ऐसी अभिक्रिया है ना, फिर आती है क्या, विस्थापन अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसको अपन अध्याय क्रमांक 1 में भी पढ़ते हैं, 2 में भी पढ़ते हैं, 3 में भी पढ़ते हैं। मस्त सही वाली बात, देखो, अरे मैं कह रहा हूं, देखो सुनो, आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? भैया आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैंने कॉपर सल्फेट लिया, मैंने कहा मैं कॉपर सल्फेट तेरे को बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे वाले विलयन में क्या डाल दूंगा, आयरन डाल दूंगा। आयरन डाल दिया अपन ने, तो इसने बना लिया FeSO4, और कॉपर जो था वो बाहर निकल गया बाबूजी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है, यह आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें जो ज्यादा क्रियाशील है उसने कम क्रियाशील वाले को क्या कर दिया, ठिकाने लगा दिया, विस्थापित कर दिया। बोलो यस सर, मस्त ही वाली बात। और द्विविस्थापन कैसे, ये लो HCl लिया और NaOH लिया। बताओ जरा HCl क्या है, तो भाई प्रबल अम्ल है। बताओ जरा NaOH क्या है, तो प्रबल क्षार है। एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार को आपस में यदि आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा, तो भैया आपको मिलेगा एक उदासीन लवण, और साथ में आपको जल की प्राप्ति होगी। बोलो यस सर, बात समझ में आ गई? तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, जो पहली वाली अभिक्रिया है वो तो आपकी संयोजन तो नहीं हो सकती, वो कैसी है, वियोजन है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, बात समझ में आई, जिसमें आप KClO3, बात समझ में आ रही है, इसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो, उसका आप हैप्पी बर्थडे मना रहे हो, आप उसको ऊष्मा दे रहे हो, और जब आप उसको ऊष्मा दे रहे हो तो KCl मिल रहा है और 3O2 मिल रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो बाबूजी ये होगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, ये होगी वियोजन अभिक्रिया। तो ये आपकी क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये जो चीज है ये टूट रही है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, देखो देखो, आप इसको जान रहे हो, बोलो यस सर। MgO क्या है, तो भैया MgO जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन ने जब पानी में डाला, बात समझ में आई, तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो है ना ये संयोजन। बोलो यस सर। अपन ने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, Al2O3 मिला, तो ये भी क्या हो गई, आपकी संयोजन अभिक्रिया हो गई। बोलो यस सर। और यदि हम नीचे वाली अभिक्रिया की बात करें, तो नीचे वाली जो अभिक्रिया है अपनी, वो क्या है, क्या है, क्या है, तो भैया नीचे वाली जो अभिक्रिया है अपनी, राइट, ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो बाबूजी ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। तो संयोजन कौन सी होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, दूसरे नंबर की और आपके तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं, जो कि बड़ी ही मजेदार बात है। बात समझ में आ गई, नोट करो। चलो, 1-2 बच्चे बोल रहे हो सर क्रॉस चेक किए बिना नोट नहीं करेंगे। अरे भैया बिल्कुल क्रॉस चेक करेंगे, ये लो ये लो, बिल्कुल सही खेल चल रहा है, अपन ने पूरा निपटाया है कॉन्सेप्ट को, राइट। और मैं क्या कह रहा था, अपन ने पूरा पढ़ लिया। बोलो यस सर। अपन ने सारे टॉपिक वाइज देखे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखा है, वन शॉट रिवीजन देखा है, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे हैं,
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं? बोलो यस सर। यदि हमने ये और हमने रिएक्शन सीरीज भी लगाई है रे बाबा, बात समझ में आई? तो यदि अपन ने ये सब देख लिया है तो उसको भी जाकर आप देख सकते हो, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो यह आंसर था आपका। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब तीसरा सवाल क्या है, क्या बात हो रही है? जब अम्ल, अम्ल क्या होता है? तो भैया अम्ल होता है तेजाब। क्या होता है? तेजाब। चलो, तो अम्ल आपका होता है तेजाब। जब तेजाब की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, हमेशा याद रखें, हम अम्ल की जो बूंदें होती हैं उसको जल में डालते हैं बाबूजी। कहने का मतलब यह है, यहां पर कवि क्या कहना चाहते हैं बताता हूं मैं आपको, सुनो। ये डिब्बा दिख रहा है? बोलो यस सर। यहां पर आपको एक नीला नीला दिख रहा है? भैया ये पानी है। आपको नीला नीला दिख रहा है? बोलो यस सर, हमको नीला नीला दिख रहा है। बहुत बढ़िया। चलो, तो इस तरीके से जो है ये नीला नीला हो गया। अपन इसको गिलास के रूप में या बीकर के रूप में बना लेते हैं। तो मस्त वाला ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको एक डिब्बा दिख रहा है, इसमें है जल। बोलो यस सर। इसमें कौन सी चीज है? तो बाबूजी इसमें है जल। अब जब आपको अम्ल डालना होगा, जब आपको कौन सी चीज डालनी होगी? अम्ल। ध्यान रहे, जब आपको कौन सी चीज डालनी है तो भैया जी आपको अम्ल डालना है। तो याद रहे, अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके जल में डालोगे। कभी भी जल को अम्ल में नहीं डालते हैं, बहुत ज्यादा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, इतनी ऊष्मा निकलती है। बात समझ में आ रही कि जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पर अम्ल के छींटे आ सकते हैं और आपका हाथ जल भी सकता है, और ज्यादा यदि एसिड आए तो गल भी सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अपन इसमें क्या डालेंगे? ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। धीरे धीरे करके अपन इसमें क्या डालेंगे? तो धीरे धीरे करके इसमें हम डालते हैं, एकदम धीरे धीरे, जोश में नहीं है ना बाबू। तो धीरे धीरे हम अम्ल डालेंगे। तो ये जो चीज आपको दिख रही है, राइट, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, ये अम्ल है। तो जल में अपन अम्ल डालते हैं। अब जल क्या है आपका? तो भैया जल एक माध्यम का काम करता है, ये लो। और ये आपका HCl था। अब यदि आपने HCl को डाल दिया जल में तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपन तनुकरण कहते हैं, कि अम्ल जो है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? तनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है इसको अपन तनुकरण कहेंगे, तनु। तो इसका एक नाम जो होगा वो क्या होगा आपका? तनुकरण। दूसरा अपन इसकी अभिक्रिया लिखते हैं, रुको, निपटाते हैं इसको अपन तगड़े से। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तगड़े से निपटाते हैं इसको, तगड़े से। ये लो, मैं कह रहा हूं भाई, मैंने लिखा HCl, बोलो यस सर। फिर मैंने लिखा H2O, बोलो यस सर। और मैंने बनाया भैया H+, और मैंने लिखा एक्वस। फिर मैंने इसी में बनाया Cl- और मैंने लिखा एक्वस। सवाल पैदा होता है एक्वस का मतलब क्या है? तो एक्वा का मतलब जल होता है, एक्वस का मतलब जलीय होगा। इसीलिए अब देखो ना, आयनीकरण भी तो हुआ ना, क्या बोलते हो भैया? आयनीकरण भी तो हुआ ना, बोलो यस सर। तो साथ में और क्या हुआ? आयनीकरण हुआ। तनुकरण तो हुआ ही हुआ, और क्या हुआ? आयनीकरण हुआ। बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो ये दो अभिक्रियाएं तो हुई। चलिए, तो कौन सी परिघटनाएं होंगी? तो एक तो आपका क्या हो गया? आयनीकरण हो गया। बोलो यस सर। उदासीनीकरण नहीं, उदासीनीकरण तो तब होता है ना जब हम एक प्रबल अम्ल लेते हैं और उस प्रबल अम्ल को हम किसी प्रबल क्षार के साथ मिला देते हैं, या फिर हम एक दुर्बल अम्ल लेते हैं और एक दुर्बल क्षार के साथ मिला देते हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो उसको अपन कहते हैं भैया उदासीनीकरण। तो ये तो नहीं होगा। लवण निर्माण, ये भी नहीं होगा। कहां नमक बन रहा है बताओ? आपको NaCl जैसी कोई चीज दिखी, आप बोलेंगे नो सर, बड़ा ही आसान है, निपटा देंगे हम वही, ठीक है। और भैया तनुकरण, इजी। बोलो यस सर। तो कहने का मतलब यह है कि आयनीकरण भी हो रहा है और इसका तनुकरण भी हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर पहला और आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो क्या होगा? सही होगा। पहला दूसरा गलत, पहला तीसरा सही, दूसरा तीसरा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। बात समझ में आ गई? लो, क्या कहा था मैंने? सवाल जवाब और कॉन्सेप्ट।
बात समझ में आई? सवाल, जवाब और कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे बड़े काम आने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कई दिनों तक याद रहेंगे। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी? बोलो यस सर। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे। चलो, हो गया? दिल को सुकून मिला? बोलो यस सर। बहुत आसान सवाल था, निपटा दिया अपन ने। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, सही था। हाँ सही तो था ही। ठीक है, चलो। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की, अरे बाबा, खतरू, खतरू, बहुत खतरू। सांद्र अम्ल, इसका मतलब क्या होता है? एकदम खतरू अम्ल कि कुछ बूंदे गिर गई, भाई का हाथ जो है ना उसमें जलन हो रहा होगा, बहुत जलन हो रहा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपन क्या करें, उसकी जो सांद्रता है, उसकी जो अम्लीयता है, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कम कर दें। बात समझ में आ रही? तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो भैया, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसा अपन सब लोगों ने पढ़ा है कि सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोजन यानी कि H और कार्बोनेट यानी कि CO3 इसका पेस्ट बनाकर लगा ले। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? तो लवणीय जल से धोने से कुछ होने वाला है नहीं। प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन नहीं कर पाएंगे फन इफेक्टिवली, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अधिक मात्रा से जल को धोएं, जिससे क्या होता रहेगा, वो जो अम्ल है सांद्र, उसका तनुकरण होगा, उससे उसका असर कम होगा। और दूसरी बात, आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? तो भैया ये है आपका क्या, बेकिंग सोडा। क्या है? तो भैया यही है आपका खाने का सोडा। अच्छा, यही है आपका खाने का सोडा। अब आप बोलेंगे हाँ हाँ सर, खाने का सोडा वही खाने का पाउडर। ओ बाबू सुनो, खाने का सोडा अलग होता है और आपका जो क्या है, खाने का पाउडर है। बात समझ में आ रही है? बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है। और जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सर बेकिंग सोडा तो आपने बता दिया, अब बेकिंग पाउडर जो है वो हम आपको बताते हैं कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ गई? सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कैसे आपका बेकिंग पाउडर बनता है। और ये कहानी मैंने सब लोगों को बताई थी जब हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस का डिस्कशन कर रहे थे, जब हम लोग वन शॉट रिवीजन कर रहे थे इस चैप्टर का। और कौन सा चैप्टर है भैया, जल्दी बताओ, कौन सा चैप्टर है, जल्दी बताओ। तो ये दोनों चैप्टर में क्वेश्चन आता है, अध्याय क्रमांक 2 और अध्याय क्रमांक 3। 2 है आपका अम्ल, क्षारक और लवण, तीसरा है आपका धातु और अधातु। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा अपना, ध्यान से देखिएगा, ख। आप खाने का सोडा लगा लो, दैट्स ऑल। खाने का सोडा जो है वो क्या करता है भैया, शीतलता पहुंचाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। बोलो यस सर। ठीक है जी, चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे ना। तो देखो, पता है प्रैक्टिस पेपर करने का फायदा क्या है? पहला फायदा, क्योंकि ऐसा ही एक पेपर कहां आने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है, आप घबराओगे नहीं। दूसरी बात ये कि जब आप एक प्रैक्टिस पेपर लगाते हो तो इससे आपके पूरे सिलेबस का क्या होता है, तगड़ा वाला रिवीजन। बोलो यस सर। ठीक, चलो मैं क्या कह रहा हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही वाली बात हो रही है, NaHCO3 को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं, अच्छा, तो एक गैस निकलती है। तो मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यार एक काम करते हैं, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सीधी बात, पढ़ रहे हैं ना? बोलो यस सर। हाँ तो ठीक है ना, ये लो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना? बोलो यस सर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेरे को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। कोशिश करो कि अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट्स की आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए, और वो ऐसे तो नहीं बताओगे कि आप रट लोगे तो बन जाएगी। बेस्ट ऑप्शन ये है स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली रिएक्शंस याद हो जाती है। बात समझ में आई? चलो मैं कह रहा हूं NaHCO3 को मैं मिला रहा हूं किसके साथ में, NaHCO3 को मैं मिला रहा हूं किसके साथ में, एसिटिक अम्ल। चलो एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो भैया CH3COOH होता है। ओके, क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो भैया एक तो मेरे को सोडियम एसिटेट वाली फीलिंग आ रही है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये साबुन का सामान्य फॉर्मूला है,
बात समझ में आई? ये साबुन का, तो अपन इसको सामान्य साबुन भी कह सकते हैं। ये जो हमारी साबुन होती है, बात समझ में आ रही है? ये जो हमारी सोप होती है उसका सामान्य सूत्र यही वाला, यही है। और क्या मिलेगा? तो भैया H2O मिलेगा। बोलो यस सर। यार और क्या मिलेगा? तो यार और अपने को क्या मिलेगा? CO2 गैस तो मिलेगी। चलो बैलेंस है कि नहीं है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम 1, उधर भी 1, हाइड्रोजन यहां पर 1, यहां पर 3 और यहां पर 1, 5। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5, खत्म। कार्बन 1 और 3, कार्बन 1, हाँ ठीक है, 3 कार्बन वहां पर भी है। साथ में हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, 3 ऑक्सीजन और 2, 5 ऑक्सीजन। भैया 2 और 3, 5 ऑक्सीजन। भैया एकदम सुकून वाली बात। हमने जो भी अभिक्रिया लिखी है वो कैसी है? बिल्कुल बैलेंस्ड यानी कि संतुलित है। चलो कौन सी गैस मिली है वो देख लेते हैं। चलो ये लो, अरे ये लो, निपटाए अपन ने। ध्यान से देखो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है इस अभिक्रिया में। बोलो यस सर। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो कौन सा खेल हुआ है उसको भी अपन समझ लेते हैं। ध्यान से देखो यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बिल्कुल सही। 7th क्लास से रटते हुए आ रहे हैं बाबूजी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको आप यदि चूने के पानी में डालते हो, मतलब ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप यदि चूने के पानी में डालते हो ऐसे, तो निर्माण किसका होता है? ध्यान से देखिएगा, CaCO3 का होता है। और यही कैसा अवक्षेप है? भैया सफेद अवक्षेप है। इसी के कारण सफेदी आती है। बात समझ में? और क्या मिलेगा? बैलेंस तो यार कर ही लूंगा मैं। H2 मिलेगा, दैट्स ऑल। तो H2O मिलेगा। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं कि सफेद यानी कि दुधिया कर देती है। चलो पहली जो बात है ये तो सही है, यह जलती हुई तिली को बुझा देती है। अच्छा, यह जलती हुई तिली को बुझा देती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जलती हुई तिली को बुझा देती है। हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जलती हुई तिली की ज्वाला बढ़ाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी? कम करेगी। बिल्कुल सही है। इसमें अरुचिकर गंध होती है। बाबूजी डी ऑप्शन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड में कौनो गंध नहीं होती। बात समझ में? तो गलत है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। घुलते हैं इसको अपन, रुको जरा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? NaH, NaOH और साथ में क्या मिलाया? CO2 मिलाया। देखते हैं क्या खेल होता है। बात समझ में आ रही है? तो NaOH CO2 को आपने यदि मिलाया तो खेल क्या हुआ इसको अपन देख लेते हैं। यार ये बनेगा अपना NaHCO3, ये हो गया। तो ये उसमें विलयन में घुल जाती है। चलो घुल गई, ये भी सही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपना ये ऑप्शन भी सही हो गया। बोलो यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो इतना तो लिखो पहले। ठीक, अब अपन चेक करते कि अपना कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही होना चाहिए। बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये भी अपना क्या होगा? सही होगा। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो। मस्त ये सवाल था। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलो स्क्रीनशॉट, हरी अप। बहुत बढ़िया, बहुत सारे सवाल लगा रहे हैं। चलो भैया सवाल देखो और मुझे बताओ सही आंसर क्या होगा, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। क्या कहते हो? बढ़िया वाला सवाल है, तगड़ा सवाल है। और इंटरेस्टिंग बात है कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4-5 साल से अपन इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। बात हो रही है यहां पर किसकी? एल्यूमिनियम की। और बात हो रही है खाना बनाने के बर्तन की। तो यहां पर सवाल पूछा है हमसे कंप्यूटर साहब ने कि भैया खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम में आता है। एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म है जो इसके लिए उत्तरदायी है? तो देखो बड़ी सिंपल सी कहानी ये है। पहली बात तो ये कि एल्यूमिनियम मजबूत होता है। दूसरी बात है कि आप यदि भोजन बनाना चाहते हो, बड़े ध्यान से देखो इस कहानी को। इसको जानते हो? बोलो यस सर। क्या है ये? तो भैया ये एक बर्तन है। बोलो यस सर। चलो, तो इस तरीके से हमारे पास एक बर्तन है और जो किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और इस बर्तन का हम लोग मनाने वाले हैं हैप्पी बर्थडे, यानी कि इसके अंदर रखा हुआ है कुछ खाना और अपन इसको जला देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा,
यदि इसके पास उच्च ऊष्मीय चालकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऊष्मीय चालकता यदि अच्छी होगी, इसका मतलब क्या होगा कि भैया देखो, अपने को गर्म बर्तन नहीं करना है, अपने को क्या गर्म करना है, हमको गर्म करना है भोजन जो कि इसके अंदर है। हमें कौन सी चीज गर्म करनी है, तो भैया अपने को गर्म करना है भोजन जो कि इसके अंदर है। सोचो आपको मानो मैगी बनानी है, अब आपको मैगी बनानी है। अब आपके पास जो है एक बर्तन है एल्यूमिनियम का और दूसरा बर्तन जो है स्टील का है, तो स्टील का जो बर्तन रहेगा ना उसमें चिपक जाएगी मैगी। बात समझ में? एल्यूमिनियम के बर्तन में देर से चिपकेगी। काहे ऐसा होगा, ध्यान से देखो, ये है अपनी मैगी, ठीक है। तो ये क्लियर है कि इसके पास होनी चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता, ताकि यहां से ऊष्मा लेकर वो ऊष्मा जो है वो भोजन तक पहुंचा सके। बोलो यस सर, बात समझ में? दूसरी बात, उच्च विद्युत चालकता। ये बताओ, अपन ऊष्मा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का हम क्या करेंगे, हम कछु नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया आपका। तीसरा, तन्यता नहीं होनी चाहिए। पूछो क्यों? सोचो यदि अपन ने इसको गर्म किया और इसमें बहुत ज्यादा तन्यता आ गई तो ये तो फैल जाएगा, बर्तन जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका जो आकार है वो बदल जाएगा। उसका आकार यदि बदल जाएगा तो आप अच्छा लगेगा, अंदर रखी जो मैगी है उसको अच्छा लगेगा कि जिस बर्तन में वो रखी हुई है उसका आकार ही बदल गया। बात समझ में आ रही है? तो तन्यता भी अपने को नहीं चाहिए, पर अपने को उच्च गलनांक तो चाहिए, ताकि ये जल्दी ना पिघले। भाई गलनांक क्या होता है? ऐसा तापमान होता है जिसमें कोई भी जो ठोस होता है वो तरल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये कि अपने को गलनांक कैसा चाहिए, तो भैया ज्यादा गलनांक चाहिए, ताकि बर्तन, ध्यान से देखिएगा, जल्दी ना पिघले, दैट्स ऑल। ताकि जो बर्तन है वो जल्दी ना पिघले, बस दिस इज द बेसिक स्टोरी, दैट्स ऑल। तो बेसिक स्टोरी ये है कि जो बर्तन है वो जल्दी नहीं पिघलना चाहिए बाबूजी, और ऐसा तभी होगा जब उसका गलनांक, यानी कि ऐसा तापमान जिसपे कोई ठोस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो भैया पहला सही है और चौथा सही है, पहला सही है और चौथा सही है। मैं कह रहा हूं पहला सही है और चौथा सही है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये है सही। क्या बोला था? जितने सवाल उतने आंसर, उतना कॉन्सेप्ट, उतना तगड़ा रिवीजन और उतना परीक्षा को लेकर आता है बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस। बात समझ में? पूरा निपटाएंगे, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। एक एक चीज निपटाएंगे। आपने साल भर पढ़ा है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है और भी अच्छी बात है। सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं, बस आप कॉमन सेंस को बढ़िया से यूज कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये जो कॉमन सेंस है, बात समझ में आती है, जब ये कॉमन साइंस बन जाती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सवालों को समझना। चलो अपन क्रॉस चेक करेंगे, मैं क्या कहता हूं, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले नोट कर लो आप। चलो मैगी बन गई, खा लेना भाई, मजे करो जिंदगी में। चलो, बात हो रही है साबुन के मिसल की। अरे मिसल मतलब क्या? तो बाबूजी मिसल का मतलब होता है झाग। क्या होता है? तो मिसल का मतलब होता है झाग, 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 वही वाला झाग जिसके अपन ऐसे बुलबुले बनाते हैं ऐसे साबुन से, और ऐसा इतना बड़ा जो है ऐसा गुब्बारा बनता है। बात समझ में आ रही है? बिना एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेन करना इज वेरी कॉमिक, राइट? बात समझ में? तो क्या होता है, वही झाग जैसे हम बनाते हैं गुब्बारे। बात समझ में आ रही है? साबुन से, निरमा से ज्यादा अच्छा बनता है। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है इससे ज्यादा अच्छा बनता है आपका क्या, बलून, वो गुब्बारे जो बनते हैं ना, राइट, वो वाले। चलो साबुन क्या होती है पहले अपन ये देख लेते हैं। तो यदि अपन साबुन के एक अणु को देखेंगे, बात समझ में आ रही है? यदि हम साबुन के एक अणु को देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है जिसमें COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम होता है, सोडियम कनेक्टेड होता है। बात समझ में आ रही है? सोडियम कार्बोक्सिलेट आप कह सकते हो, ये साबुन का सामान्य सूत्र है। कंफ्यूजन है? ध्यान से देखो, निपटाते हैं इसको अपन। भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। CH3COO Na जो होता है वो बेसिक इकाई है साबुन की। अब भी अपन ने लिखा था, बोलो यस सर। बात समझ में? CH3COO Na जो है
वो साबुन की बेसिक इकाई है। पर एग्जैक्ट क्या है यदि आप वो देखना चाहते हो तो एग्जैक्ट है भैया C17 S35 COONA। बोलो यस सर। यस सर बोलो, मस्त वाली बात है। साबुन सिंपल, और ये एक्चुअल साबुन जो होती है वो ये होती है। चलो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही है वो भी सही है, पर हम जो साबुन यूज करते हैं वो ये वाली है। बात समझ में आ गई। अब ये जो साबुन है ना, इसमें छुपा है खेल। कैसा खेल छुपा है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। इस सवाल को तो अपन निपटाएंगे और साथ में अपन निपटाएंगे एक कॉन्सेप्ट। मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको सुनना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं भैया C17 S35 COONA। तो इसमें आपका जो Na है, बात समझ में आई, इसमें आपका जो Na है ना, कौन Na, ये होता है आपका पॉजिटिव, और बाबूजी आपका ये जो है ये होता है नेगेटिव। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक तो हमारे पास आयनिक सिरा है, बोलो यस सर। एक हमारे पास आयनिक सिरा है और एक अपने पास हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। अरे वही चीज यार, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन। दैट्स ऑल, सिंपल सी 2 रुपए वाली बात। मैं क्या कह रहा हूं, ये एक सिरा है ये एक सिरा है। अब इसको यदि अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, ध्यान से देखो। हाइड्रोकार्बन जो सिरा होगा उसको हम ऐसे दर्शाएंगे 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 दर 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 दर्शाएंगे। दैट्स ऑल भैया। इसको अपन कहते हैं पूंछ। इसको अपन क्या कहते हैं, तो ये अपनी पूंछ है साबुन की। बात समझ में आई। और बाबूजी साबुन का जो सिर है ना, आपको लग रहा है सर बिना सिर पैर की बात। नहीं 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 नहीं, बिना सिर पैर की बात नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा था, मैं रिवीजन भी करवाऊंगा साथ साथ में। भैया ये है आपका Na+, बात समझ में आ रही है। तो इधर वाला जो भाग है वो है आपका C17 S35 COO नेगेटिव। तो अपन नेगेटिव भी लिख देते। लो लो मजे करो, अरे रुको पूरा निपटाएंगे। तो भैया एक तरफ आपका नेगेटिव पार्ट है जिसको आप कहते हो हाइड्रोकार्बन पार्ट, और दूसरी तरफ आपका जो सोडियम का आयन है इसको आप क्या बोलते हो, राइट। तो ये आपका आयनिक भाग है। कैसा है, आयनिक भाग। चलिए, तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भैया ये तो पूंछ हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये सिर हो गया। ऐसा अपन समझते हैं। बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो पूंछ वाला भाग होता है ना, बोलो यस सर, ये कैसा होता है, तेल स्नेही होता है। अब तेल का मतलब क्या है, देखो अपना जैसे कॉलर होता है या फिर आपकी जो आस्तीन होती है, बात समझ में आ रही है। इसमें आपने देखा होगा अपन बार बार एक शर्ट को पहनते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ ऐसा होता है कि लेयर आ जाती है काले पीले रंग की। बात समझ में आ रही है। वो बेसिकली है क्या, हमारे शरीर से निकलने वाला जो वसा है, तेल है, ग्रीस है, ऑयल है, उसकी वहां पर वो बन जाती है परत। बात समझ में आ रही है। तो उसको अपन कहते हैं, ठीक है, इसको अपन कहते हैं तेल स्नेही भाग। क्या कहते हैं, तेल स्नेही भाग कहते हैं। साबुन का काम क्या है, कपड़े को साफ करना। बात समझ में आ रही है। अब आप सोचोगे कि सर वो जो पीछे कॉलर में क्या जमा हुआ है, तेल जमा हुआ है, उस तेल को अपन पानी के साथ रगड़ रगड़ के ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे ना बबुआ, तो आपका शर्ट का कॉलर फट जाएगा, पर वो तेल निकलने वाला नहीं है। तो फिजिकल रिएक्शन से अपन तेल नहीं निकाल सकते पूरा। ये जो गंदगी है यहाँ पर ऐसा ग्रीस जमा रहता है, उसको अपन नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है, राइट। उसके लिए अपने को एक ऐसी चीज चाहिए जो साबुन में भी विलय हो, सॉरी तेल में भी विलय हो और पानी में भी, क्योंकि आप जानते हो कि जो तेल है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता। पूंछ वाले भाग को अपन तेल स्नेही भाग बोलेंगे और इस वाले भाग को अपन बोलेगा जल स्नेही भाग। कैसा, तो भैया ये जल स्नेही भाग है, ध्यान से देखना। ओए, तो ये कैसा भाग है, तो ये जल स्नेही भाग है। दैट्स ऑल। अरे तो ये जल स्नेही भाग है। अब सुनो मस्त वाली बात, सुनो सुनो सुनो, बढ़िया बताता हूं, ध्यान से देखो। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास कपड़ा है,
ठीक है। और इस कपड़े के ऊपर, इस कपड़े के ऊपर, इस कपड़े के ऊपर ये आपका तेल लगा हुआ है यार, इस कपड़े के ऊपर ये तेल लगा हुआ है। बोलो यस सर। ठीक है, तो अपन ने बना दिया भैया, अपन ने कहा ये कपड़ा है। ठीक है, ये कौन सी चीज है? कपड़ा है। ये क्या लगा हुआ है? तेल लगा हुआ है। अब इस तेल को कौन बाहर निकालेगा? तो बबुआ इसको बाहर कौन निकालेगी? साबुन बाहर निकालेगी। इसको बाहर कौन निकालेगा? साबुन। तो साबुन के पास दो सिरे होते हैं। बोलो यस सर। साबुन के प्रत्येक अणु में हमारे पास दो सिरे होते हैं। एक वो सिरा होता है जो तेल से प्यार करता है, और एक वो सिरा होता है जो जल यानी कि पानी से प्यार करता है। इसलिए तो अपन इसको केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर अणु परमाणु आयन का आपस में भयंकर प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो जो तेल स्नेही भाग है वो तो इधर पे आके इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अरे पर ऐसे थोड़ी होगा, अरे यार चलो ऐसा 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 कनेक्ट हो जाता है। बोलो यस सर। और आपका जो जल स्नेही सिरा है वो यहां पर रहता है। बोलो यस सर। ठीक है, यहां तक भी जिंदगी बढ़िया चल रही है। बात समझ में? ये लो, ये लो। तो भैया काला वाला जो है वो जल से प्यार करता है, और ये लाल वाला आपको जो पूंछ दिख रही होगी वो तेल से प्यार करती है। ठीक, बोलो यस सर। अब ये बताओ ये किससे कनेक्ट होगा? जल से। अब जब आप पानी डालोगे, अब सुनो, अपन डालते हैं पानी। ये लो, कहां है पानी? पानी तो कहां है? तो अपन ने डाला भैया पानी, हमने डाला पानी। मैं क्या कह रहा हूं? अपन ने डाला पानी। ये पानी क्या करेगा? ध्यान से देखना, मस्त वाली बात। ठीक है, तो जब अपन कपड़े को साफ करने के लिए पानी डालते हैं तो ये पानी क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींचता है। पानी जो है वो सोडियम के आयन को अपनी तरफ खींचता है। देखो ये वाला जो पानी है ये इस तेल के साथ मिक्स नहीं हो रहा। ये जो पानी है, ये वाला जो पानी की बूंद है, इस तेल के साथ मिक्स नहीं हो रहा। हो जाता तो अपने को साबुन की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है? तो पानी और तेल को जोड़ने का काम कौन करती है भैया? साबुन। क्या है इसका नाम? यह है साबुन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो ये क्या कहानी है? साबुन है ये। ठीक है, अब साबुन का एक सिरा जल से जुड़ गया। बोलो यस सर। और दूसरा जो सिरा है वो तेल से जुड़ा है। बोलो यस सर। मस्ती वाली कहानी है। मैं कहता हूं, मैं इस वाले पानी को, मैंने डाला पानी। पानी जो है अपनी तरफ किसको खींच रहा है? Na+ को, क्योंकि Na+ किससे जुड़ेगा? पानी से। जल से प्यार करता है वो। तो जैसे अपन ने डाला पानी, जैसे ही हम लोगों ने डाला पानी, वो जो पानी है वो Na+ को अपनी तरफ खींचता है। Na+ जो है वो इस पूरी पूंछ को अपनी तरफ खींचता है, और वो जो पूंछ होती है वो इस तेल को अपनी तरफ खींचती है। और वो जो तेल है जो कि किससे कनेक्ट हो चुका है? पूंछ से कनेक्ट हो चुका है। राइट, वो कपड़े से बाहर आ जाता है। ऐसे तो बड़ा ढीठ था, बाहर ही नहीं आ रहा था भैया कपड़े से आपका जो तेल है। तेल मतलब गंदगी बेसिकली। बात समझ में आ रही? जो कॉलर के ऊपर यहां लग जाती है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, इसको अपन मैल भी कह सकते हैं। चलो, पानी डाला तो Na+ बाहर आया। Na+ बाहर आया तो पूंछ उसके साथ साथ आई। पूंछ उसके साथ साथ आई तो तेल साथ साथ आया। कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि भैया देखो, मैं कह रहा हूं यहां पर है जल। बोलो, जल ने किसको खींचा? तो जल ने खींच लिया किसको? Na+ को। Na+ किससे कनेक्टेड है? तो भैया Na+ पूंछ से कनेक्टेड है। बोलो यस सर। और ये जो पूंछ है ये किससे कनेक्टेड है बाबूजी? तेल से। बोलो यस सर। पूंछ जो है वो तेल से कनेक्टेड है। अब जब आप कपड़े पे बढ़िया रगड़ रगड़ के साबुन लगाते हो, कपड़े पे आप बढ़िया रगड़ रगड़ के ऐसे साबुन लगाते हो, ये लगाइए साबुन ऐसे। बात समझ में आई? ठीक है, अब आपने साबुन लगाई तो साबुन का एक भाग जो है वो किससे कनेक्ट हो गया? तेल से। दूसरा भाग जल से। अब यदि इस जल के ऊपर अपन और पानी डालेंगे, तगड़ा वाला, मैं क्या कह रहा हूं? तगड़ा पानी। ये लो, इस जल के ऊपर अपन ने और पानी डाला है ना, झाग बनेगा। तो जब अपन ने इसके ऊपर और पानी डाला तो इससे जल बाहर गया। जल जब बाहर गया तो उसके साथ Na+ बाहर गया। Na+ बाहर गया तो उसके साथ ये पूंछ बाहर गई। जब पूंछ बाहर गई तो बाबूजी तेल बाहर चला गया। तो इस तरीके से जो है पानी खींचता है Na+ को, Na+ खींचता है उसकी पुल को, पूंछ को, क्या बोल रहा हूं? पूंछ को। और पूंछ जिस तेल से, ग्रीस से, ऑयल से, गंदगी से कनेक्टेड होती है वो उसको खींच लेती है।
तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो पूंछ है वो कनेक्ट रहती है तेल से। ये जो पूरा सिस्टम है ना बबुआ, इसी को अपन झाग बोलते हैं। ये जो पूरा सिस्टम आप लोग ये जो पूरा सिस्टम आप लोग देख रहे हो ना बबुआ, इसी को अपन क्या बोलते हैं? तो भैया इसी को अपन झाग बोलते हैं। लो, अरे लो यार, ये लो, चलो। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को अपन झाग बोलते हैं। इस झाग में जो आपका साबुन है उसका जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो तेल से ये हाइड्रोकार्बन भाग है ना भैया, ये देखो C17H35, ये देखो ऐसा 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 कार्बन है ये। तो हाइड्रोकार्बन भाग जो रहेगा वो किससे कनेक्टेड रहेगा? तेल से। सोडियम का आयन जल से कनेक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई? इस पूरे को अपन क्या कहते हैं? झाग। जो भाग जल के साथ कनेक्ट रहेगा उसको हम जल स्नेही कहेंगे, ठीक है, और जो तेल के साथ कनेक्ट रहेगा उसको हम तेल स्नेही कहेंगे। बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग, नोट करो। अरे नोट करो, अभी पूरा तगड़े से अपन निपटाएंगे कि कॉन्सेप्ट को। कहां घबराते हो आप? घबराना थोड़ी है बेटा, अपन स्टूडेंट से अपने को घबराना नहीं है, अपने को भविष्य लिखना है इस पूरी दुनिया का, इस पूरे देश का। बात समझ में आ रही है? इसलिए घबराने जैसा कहां घबराने वाली बात है, बात ही नहीं। हाँ चलो आते हैं सही सवाल पे। आप मुद्दे की तो बात वही है। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। पहली बात, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के बाहर होते हैं। अच्छा, आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छ के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है, गलत है। आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छ के बाहर होती है, ऐसा थोड़ी होता है, यह भी गलत है। तो क्या देखा अपन ने कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। मतलब ये देखो क्या बोल रहे, कभी ये कहना चाह रहे हैं जैसे ये तेल था। बोलो यस सर। ऐसे ही क्या होता है, ऐसा एक ही अणु थोड़ी होगा कार्बन का। क्यों बबुआ? एक ही अणु थोड़ी होगा कार्बन का। बोलो यस सर। अरे कई सारे अणु होंगे ना भैया, एक ये अणु होगा, मैं कह रहा हूं एक ये अणु होगा। बोलो यस सर, ठीक है। अब एक यहां पर, ओए ऐसे मत कर यार, एक यहां पर सोडियम होगा, एक यहां पर सोडियम होगा, और एक थोड़ी होगा यार, ढेर सारे होंगे ना। बोलो यस सर। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। इस तरीके से कई सारे जो होंगे, तो तेल से कनेक्टेड रहेंगे हाइड्रोकार्बन वाला भाग और सतह पर रहेगा सोडियम आयन। बोलो यस सर। इसी को अपन बोलते हैं मिश्रण, यानी कि फ्रोथ, यानी कि झाग। बात समझ में आ गई? तो कहानी क्या है, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर, ठीक, और कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होगी, सही है। और ये कैसा होगा आपका? गलत है। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास और पूछते हैं कि बबुआ सही क्या है। बबुआ का कहना है कि क सही है। बात समझ में आ गई? और बबुआ के चक्कर में हम लोगों ने पूरी तरीके से बढ़िया इस सवाल को भी क्या कर दिया? निपटा दिया। बात समझ में आ रही है? तो तगड़ा सवाल था और उससे भी तगड़ी अपनी तैयारी थी। बात समझ में आ रही है? इसलिए मत घबराओ, पूरा लगाएंगे, तगड़ा लगाएंगे, दम लगा के लगाएंगे। बात समझ में आ गई? टीपो ये टीपना और ये भी टीपना, ये तो मतलब क्या ही बोले, मस्ती वाली बात। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो, पढ़ते हैं आगे। चलो आने दो, क्वेश्चंस रगड़ देंगे अपन, ठीक है जी। चलो मैं कह रहा हूं भैया प्रश्न, अच्छा देखो यहां पर हमारा जो खंड अ है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो सिलसिला है वो समाप्त हुआ और आगाज होता है एक दूसरे खंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं खंड ब, यानी कि सेक्शन बी, जहां पर हम बात करने वाले हैं उन सवालों के बारे में जिनके बारे में अपने को छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अब पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल अपने से कहता है कि भैया अम्ल तथा क्षारक की परिभाषाएं आर्हेनियस के द्वारा किस प्रकार दी गई थी। अब देखो भैया, वैसे तो कक्षा 10वीं में हो और ऐसे भी कक्षा 10वीं में हो, तो आपको यह चीज पता रहनी चाहिए कि अम्ल और क्षारक जो आपके रहते हैं, राइट, इसके 3 प्रकार की परिभाषाएं होती हैं। अपने को सिर्फ एक याद रखनी है कक्षा 10वीं में, और वो किसकी होती है? आर्हेनियस की परिभाषा होती है। पर वैसे 3 परिभाषाएं होती हैं अम्ल और क्षारक के लिए। कौन सी 3 परिभाषाएं होती है वो लिख देता हूं मैं, ठीक है जी। तो यस सर बोलो यार। पहली,
एक तो भाई का नाम बड़ा मस्त है, आरहेनियस। ओके, आरहेनियस, ये नाम है भाई का। क्या नाम है? तो भैया आरहेनियस। मैं कह रहा हूं आरहेनियस। दूसरा कौन सा है? बात समझ में आ गई? तो दूसरे हमारे ब्रॉन्ज, मैं कह रहा हूं ब्रॉन्स्टेड। मैं क्या कह रहा हूं? ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी। लॉरी, लॉरी है, लॉरी भी कह सकते हो। और तीसरे जो हैं वो हमारे लुइस चाचा है। कौन है? तो लुइस काका है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें से अपने को सिर्फ आरहेनियस याद रखना है। तो आरहेनियस के हिसाब से वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है, जैसे कि HCl, जैसे कि आपका मान जा चल, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HBr, जैसे कि HNO3। बात समझ में आ रही है? जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है, दे ऑल आर एसिड्स। आरहेनियस ने ये बताया। तीन और कॉन्सेप्ट, दो और कॉन्सेप्ट बाकी, अपने को आरहेनियस पे फोकस करना है। आरहेनियस अंकल ने ये बताया अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो भाई क्षार आपके वो होंगे जो OH- आयन देते होंगे, जो OH- आयन देते होंगे, जैसे कि आपके NaOH, जैसे कि आपके KOH, जैसे कि आपके CaOH2। बात समझ में आ गई? तो ऊपर वाले आपके अम्ल हैं, नीचे वाले आपके क्षार हैं। इसको तगड़े तरीके से अपने दिमाग के अंदर बढ़िया से फिट कर लीजिए। ठीक, इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे बाद में, नॉट येट। ठीक, चलो कर लिया नोट? बोलो यस सर। इजी था ना? यस सर। चलो भैया पहला भाग था, अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होंगे, ये छांटना है। पर साथ साथ में जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में सबकी तरफ से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है क्षारक, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक, इन सब की परिभाषा चाहिए। ये सवाल को आप एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिखो। चलो चलिए, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। हम चलेंगे सीधे आरहेनियस अंकल के पास और उनसे पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, आरहेनियस, बात समझ में आ रही है? इन्होंने ही अपने को बताया था कि H+ वाले जो रहेंगे वो अम्ल रहेंगे और OH- आयन देने वाले जो रहेंगे जलीय विलयन में, बाबूजी वो आपके क्या रहेंगे? वो आपके क्षार रहेंगे। चलो यहां तक तो ठीक है, यहां तक की तो कहानी बड़ी सही चल रही थी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि H+ देने वाले जो हैं वो आपके क्या होंगे? अरे भैया अम्ल रहेंगे। चलो, और OH- देने वाले क्या रहेंगे? तो OH- देने वाले जो हैं वो आपके क्या रहेंगे? तो ये रहेंगे आपके क्षार। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? चलो, तो अम्ल देख लिया हम लोगों ने, क्षार भी अपन लोगों ने देख लिया। अब वो भैया ऐसा है जो क्या करते हैं, जल्दी से मतलब आपने उनको पानी में डाला और वो आयनीकृत हो गए। मतलब जो जलीय विलयन में जल्दी H+ आयन देते हैं वो होते हैं आपके प्रबल अम्ल, और जो जल्दी से OH- आयन देते हैं वो आपके होते हैं प्रबल। प्रबल बोले तो जल्दी से आयनों में टूटने का, प्रबल बोले तो आयनाइजेशन कैसा होना चाहिए, आयनीकरण कैसा होना चाहिए, तेज होना चाहिए, गर्दा उड़ाते हुए होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो प्रबल का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रबल का मतलब है जल्दी। जल्दी अच्छा नहीं लगता, कौन दिक्कत वाली बात नहीं। तेज आयनीकरण, मैं क्या कह रहा हूं, तेज आयनीकरण जो है ये होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कब? जब हम प्रबल की बात करेंगे, जल्दी से तेज आयनीकरण होना चाहिए भैया, किसमें? जलीय विलयन में, वो प्रबल होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अब ये अपन जानते हैं यार कि प्रबल अच्छा, एक और चीज, जो प्रबल अम्ल होते हैं ना उनका पीएच कम से कम होता है। दुर्बल जो अम्ल होते हैं ना उनका पीएच 4 और 7 के बीच में होता है। इसी तरीके से यदि हम क्षार की बात करेंगे तो जो प्रबल क्षार होते हैं उनका जो पीएच होता है वो 12, 13, 14 हो सकता है, और दुर्बल क्षार जो है उसका 8, 9, 10 ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो अपन लिखते हैं यहां पर प्रबल अम्ल, और हम यहां पर बात करने वाले हैं किसकी? प्रबल। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्षार यार, प्रबल क्षार। दैट्स ऑल। पूरा रिवीजन करवाऊंगा सवालों के साथ साथ, इसलिए कौन घबराने वाली बात नहीं है बाबूजी। बात समझ में आ गई? अपन जो है रगड़ देंगे बढ़िया से। चलो, प्रबल क्षार, और किसकी बात कर रहे हैं? दुर्बल क्षार। किसकी बात हो रही है? दुर्बल क्षार।
कुछ इसी तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं दुर्बल, बात समझ में आ गई, अम्ल की, है ना। तो एक काम करते हैं, इधर से ही उठाते हैं अपन, और क्या। अरे मस्त वाली बात, सब आता है आप लोगों को, बोलो यस सर। खूब अपन ने रगड़ के प्रैक्टिस की थी, तगड़ा वाला अपन लोगों ने जो है क्या किया था, तैयारी की थी। याद करो जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट फाइट वीडियोस और वन शॉट रिवीजन देखा था, बोलो यस सर। ठीक, अब देखो खेल, मैं कह रहा हूं प्रबल अम्ल, तो इनमें कौन सा होगा, तो भैया HCl होगा। कौन सा होगा, HCl होगा। दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, तो H, देखो एक तो ये अम्ल है अपने पास और एक अपने पास ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और आपका जो है क्या है, इथेनोइक अम्ल है, जिसको आप लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हो, राइट। तो प्रबल ये हो गया और दुर्बल हो जाएगा आपका CH3, ध्यान से देखिएगा, CH3COOH। खूब स्माइल करता है अपना एसिटिक एसिड, बोलो यस सर। मस्त ही वाली कहानी है। अपन रुको तो अभी पूरा जो है ना, पूरा रसायन विज्ञान को ना, बात समझ में आ रही है, ऐसा लपेटेंगे ना कि एक एक क्वेश्चन आप बढ़िया से समझोगे भी, कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और कॉपी में भी बढ़िया से लिख कर आओगे। क्योंकि यदि आप नेक्स्ट ईयर 11th में साइंस ऑप्ट करते हो तो वहां पर ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा से आपके आंखों के सामने होंगे। बात समझ में आ रही है। बात करेंगे किसकी, प्रबल क्षार की। अरे भैया KOH, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बात करेंगे दुर्बल क्षार की, दुर्बल, और ये क्या होगा आपका, ये होगा NH4OH, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई, मस्त ही वाली कहानी है। टीपो चलो। ठीक, तो उन्होंने तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक पूछा था, अपन ने पूरा निपटा दिया, ये लो। ठीक है, पक्का, चलो। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 8 जो था, ये उसका दूसरा भाग था, और इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। आपको सिर्फ इतना लिखना था, पर ये जो चीज है ये आपके दिमाग में हो गई बढ़िया तरीके से क्या, फिट, राइट। चलो अगला सवाल, अथवा। अब इसके अथवा में भी एक सवाल है कि भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। ये सवाल को इन्होंने बनाया है उसी अध्याय से जिस अध्याय से इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया था, अम्ल, क्षारक और लवण। बात समझ में आ रही है। देखो भैया, सिंपल सी बात, सिंपल मतलब भयंकर वाली सिंपल सी बात। और क्या है वो बात, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा अपन रंग बदलते हैं, ये लो। मैं कह रहा हूं जब मैं अम्ल लेता हूं और उसमें जब मैं क्षार मिलाता हूं, बोलो यस सर। चैप्टर का नाम ही ना, अम्ल क्षारक लवण। बात समझ में आ रही है। मैं कहता हूं मैंने अम्ल लिया, क्षार लिया, और उसमें जब मिलाया आपस में तो हमें मिला लवण। लवण अच्छा नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नमक बोल सकते हो। सब अपने घर की खेती है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है ना। तो आप इसको नमक बोल सकते हो। और भैया आपको मिलेगा जल। क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा जल, जिसको अपन बोलते हैं H2। बात समझ में आ गई। ऐसी जो अभिक्रिया होती है, सुनो क्यों। अब एक तरफ तो आपके पास अम्ल है, बोलो यस सर, एक तरफ आपके पास क्षार है, बोलो यस सर। जब आप अम्ल को क्षार में मिलाते हो, अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे एंटी रहते हैं। बात समझ में आ रही है। एक ऐसा होता है जो H+ आयन देता है, वो अम्ल कहलाता है। दूसरा वो होता है जो OH- देता है, वो आपका क्षार कहलाता है। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। तो अम्ल को जब आप क्षार के साथ मिलाते हो तो आपको मिलता है लवण और मिलता है जल। अब बोलोगे सर इस रिएक्शन को अपन ने कई बार देखा है। बिल्कुल देखा है भैया। इसी रिएक्शन को तो अपन लोग क्या कहते हैं बाबूजी, ये रिएक्शन तो अपनी कहलाती क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये बिल्कुल भी उदास नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार जो है वो निर्माण करते हैं किसका, आपके लवण और जल का। बात समझ में आई। ये लो अब सवाल पढ़ लेते हैं। देखो, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- बनाते हैं, इसीलिए अभिक्रिया कैसी है, तो इस चैप्टर के हिसाब से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। पर आप यदि यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि यहां एक खेल हुआ, NaCl और H2, मतलब ये कि अम्ल और क्षारक ने मिलकर लवण और जल तो बनाया ही बनाया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया निकली। कैसे निकली, अरे अब जानते हो यार कैसे निकली। देखो ये एक प्रकार की क्या निकली, तो भैया ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं
ये निकली द्वि, बोलो यस सर, द्विविस्थापन। तो हम क्या कह रहे हैं इसको, हम कह रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, दैट्स ऑल। तो हम कह रहे हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो भैया, NaOH में से जो सोडियम है, सोचो सोडियम जो रहता है ना वो क्लोरीन के लिए तड़प रहा होता है। मतलब केमिस्ट्री में जो बेस्ट केमिस्ट्री होती है दो आयनों के बीच में, वो बेस्ट होती है किसके लिए, सोडियम और क्लोरीन के लिए। सोडियम आपका पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन आपका नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, आकर्षण बल होता है और निर्माण होता है NaCl का। तो सोडियम वहां पर OH के साथ है तो, पर उतना खुश नहीं है, क्योंकि अब सोडियम की नजर पड़ी है यहां पर एक क्लोरीन में। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, वहां से OH बाहर निकल जाता है, यहां से H बाहर निकल जाता है, OH और H मिलकर बना लेते हैं H2। उधर Na बचा, इधर पे Cl बचा, और वो दोनों मिलकर बना लेते हैं NaCl। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट, पहले अध्याय के चक्कर में, पहले अध्याय को यदि अपन ध्यान में रखकर सोचें तो, और इस अध्याय के हिसाब से तो बाबूजी उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई ना। बात समझ में आई? तो याद रहे, अम्ल और क्षारक मिलकर आपको देंगे एक लवण, और क्या देंगे भैया, जल देंगे। ये होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ रही? क्यों होती है ऐसा? क्योंकि ये जो चीज आपको मिली है, ये जो चीज आपको मिली है, इनका जो pH है वो कितना है, 7 है, और जल का जो pH है वो भी कितना है, 7 है। तो कुल मिलाकर कम pH, सॉरी ज्यादा pH वाले में कम pH वाले को मिलाओगे तो कांस्टेंट यानी कि आपका बराबर 7 pH आपको मिलेगा। बोलो यस सर। बात समझ में आई? पर ध्यान रहे, अपने को प्रबल क्षारक के साथ प्रबल अम्ल ही मिलाना है, प्रबल क्षारक के साथ प्रबल अम्ल ही मिलाना है। बात समझ में? प्रबल क्षार प्रबल अम्ल आपको pH 7 मिलेगा लवण का, बनने वाले लवण का। दुर्बल का भी आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होगी। बात समझ में आई? तो सिंपल सी कहानी, इसको बढ़िया से अपने दिमाग में फिट कर लो। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। राइट, चलो कर लिए। ऐसे सवालों को तो अपन दिमाग में ऐसे लेकर घूमते, कभी नींद में भी कोई पूछे तो बता देंगे। क्या होता है जब, अब जब भी याद रहे ऐसा सवाल पूछा जाता है, क्या होता है जब, इसका मतलब यह हुआ कि बाबूजी रिएक्शन की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, रिएक्शन की बात हो रही है। रिएक्शन कौन सा, बेकिंग सोडा की बात हो रही है। और बेकिंग सोडा हमने कौन से अध्याय में पढ़ा था, तो भैया अपन ने धातु अधातु में भी पढ़ा था, अम्ल क्षारक लवण में भी पढ़ा था, और थोड़ा सा हमने जो है कार्बन और उसके यौगिक में भी पढ़ा था, बट थोड़ा सा। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये नहीं, क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। इसी को तो अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर एक और नाम है इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और नाम जो है इसके लिए है वो क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। अच्छा, यानी कि खाने का सोडा। अच्छा जी ठीक है, खाने का सोडा, मैं कह रहा हूं खाने का सोडा, खाने का पाउडर नहीं। खाने के सोडे को यदि आप गर्म करोगे, मतलब ऊष्मा दोगे, तो क्या मिलेगा, धोने का सोडा। क्या बात है, मस्त वाली बात। तो क्या मिलेगा आपको, तो भैया आपको मिलेगा धोने का सोडा। अच्छा, धोने का सोडा, अरे निरमा रे बाबा, डिटर्जेंट की बात हो रही है। बात समझ में, मस्त ही वाली कहानी। चलो तो मैं कह रहा हूं धोने का सोडा, ये लो। और मिलेगी अपने को एक ऐसी गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, और अपने को मिलेगा क्या, एक ऐसा यौगिक जिसके बिना भैया काम ही नहीं चल सकता। मैं बात कर रहा हूं जल यानी कि पानी यानी कि नीर की। बात समझ में आई? चलो तो इस तरीके से मस्त वाली रिएक्शन थी जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम खाने के सोडा को गर्म करेंगे तो अपने को धोने का सोडा मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा, साथ में अपने को CO2 मिलेगी, और अपने को क्या मिलेगा, जल वाष्प भी मिलेंगे। बात समझ में आई? मस्त ये बात है, नोट कर लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, चलो कर लिया, बोलो यस सर। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ,
नीले रंग के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है क्या सवाल है। मतलब सवाल का आंसर तो बहुत सिंपल है, पर इससे अपना एक टॉपिक होगा क्रिस्टलन का जल। सवाल पैदा होता है कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है, राइट। तो भैया देखो नीले रंग के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जब अपन गर्म करते हैं तो क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। जब अपन इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्रिस्टलन का जल है। ये 5 जो दिया हुआ है ये क्या है, 5H2O लिखा हुआ है ना साथ में, ये है बाबूजी क्रिस्टलन का जल। ये क्या होता है, तो जितने भी सोडा या फिर लवण की आप बात करते हो वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कैसे 2 प्रकार के होते हैं, देखो अब आप कह रहे हो सर NaOH या NaCl है आपके पास। अब NaCl में कोई क्रिस्टलन का जल नहीं होता। आप कह रहे हो एक और सोडा है हमारे पास ZnSO4, इसमें कोई क्रिस्टलन का जल नहीं होता। पर यदि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास CaSO4 है, CaSO4 .2H2O है, हाँ जिप्सम की बात हो रही है, पता है मुझे, 1/2 होता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात होती, राइट। या फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे CuSO4 .5H2O की। या फिर हम बात किसकी करेंगे, ध्यान से देखना, तो हम बात करेंगे Na2CO3 .10H2O की। बोलो यस सर। यदि हम इनकी बात करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे, अरे सर ऊपर वाले तो तनिक डिफरेंट है, ऊपर वाले तो तनिक डिफरेंट हैं, पर नीचे वाले में आपने यहां 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहां पर 10 लिख दिया। भैया सुनो, कुछ ऐसे सोडा या ऐसे, सोडा बेसिकली नमक है, दैट्स ऑल, अपने को परेशानी नहीं है। सोडा क्या है, एक प्रकार का नमक है। दुनिया में 3 प्रकार के रासायनिक तरीके से आपके जो है क्या पाए जाते हैं, भाई रसायन पाए जाते हैं। कौन से, या तो वो चीज एसिडिक हो सकती है, या फिर वो बेसिक हो सकती है, या फिर वो कोई एक लवण हो सकता है, नमक हो सकता है, आप उसको सोडा भी कह सकते हो। बोलो यस सर, मस्त वाली बात, ठीक। अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर इधर तो NaCl का H2O का कोई खेल ही नहीं है, पर यहां पर CaSO4 के साथ में 2 H2O लगा हुआ है, यहां पर CuSO4 के साथ में 5 H2O लगा हुआ है, यहां पर Na2CO के साथ में 10 H2O लगा हुआ है। ये जो 5 है, 10 है, या फिर आपका जो 2 है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। मतलब ये कि जब आप इनको खुला रख देते हो तो ये वातावरण से जलवाष्प को लेते हैं, वातावरण से जलवाष्प को लेते हैं और निर्माण करते हैं इस प्रकार के यौगिकों का, जिनको हम क्रिस्टलीय यौगिक बोलते हैं। तो ये अपने क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। जब आप इसको गर्म करते हो तो इसमें से जल वाष्प जो है वो निकल जाते हैं। तो कैसे हो जाएंगे फिर भैया, ये आपके जो है रूखे सूखे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, मस्त वाली कहानी, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्रिस्टलन का जल होता है, दैट्स ऑल यार, मस्त ही बात भैया। ये जो होता है यही होता है आपके क्रिस्टलन का जल, ठीक। इतना तो नोट करो पहले, मस्त वाली बात, ठीक है। अब पहली बात ये वाली कर ली। दूसरी बात बाबूजी, CuSO4.5H2O को अपन नीला थोता भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। बात समझ में आ रही है। तो ये नीला थोता भी है, ये नीले रंग का रहता है, ठीक है। अब सुनो, ये लिख लिया आपने। तो ऐसे सोडा या ऐसे लवण जिनमें क्रिस्टलन का जल होता है उनको अपन क्रिस्टलीय लवण या क्रिस्टलीय सोडा या क्रिस्टलीय नमक भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। इंटरेस्टिंग, शानदार, मजेदार, धमाकेदार। नोट करो, कर लिया, ठीक है। ये लो, कर लिया ना, बोलो यस सर, ठीक है। अब सुनो, एक खेल दिखा रहा हूं मस्त वाला, हमेशा के लिए वो दिमाग के अंदर होगा फिट, होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई CuSO4.5H2O, ठीक है। अपन ने इसको गर्म किया, बोलो यस सर, अपन इसको गर्म करेंगे, बर्थडे मनाएंगे इसका। अपन ने इसको गर्म किया, मैंने कहा इसको ये यहां पर ऐसे लिख दो, रिएक्शन के रूप में दर्शाओगे तो ऊपर ऊष्मा लिख दो, दैट्स ऑल। अब यदि इसको मैं गर्म करूंगा तो देखो ये नीले कलर का रहता है भैया, क्रिस्टल के रूप में ये नीले कलर का रहता है, पर जब इसको मैं गर्म करूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो अपने को मिलेगा CuSO4। अब आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा,
क्योंकि भैया सिंपल सी बात है कि जब वो पहले वो नीले कलर का था, हमने जब उसको गर्म किया तो उसमें से जल बाहर निकल गया, जब जल बाहर निकल गया तो उसका रंग भी बदल गया और वो कैसा हो गया, सफेद हो गया। तो सीधी कहानी ये है कि भैया ये नीला होता है, इसलिए अपन इसको नीला तोता कहते हैं, और ये जो है ना बाबूजी, ये होता है आपका सफेद। बोलो यस सर। तो ये क्लियर है कि मैंने सफेद कलर से यहां पर लिखा हुआ है, अब अपन उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये लो, तो आपको मिलेगा CuSO4, साथ में आपको मिलेगा 5H2O। बात समझ में आ गई? तो ये सफेद होता है, ये नीला होता है, खत्म। और बढ़िया सवाल था, रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन था। चलो कर लिया। तो ये क्रिस्टल ये है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, ध्यान से याद रखेंगे। और इधर वाला जो है वो सिर्फ आपका कॉपर सल्फेट है। मैंने आपको यह भी सिखाया था कि आप किस तरीके से किसी यौगिक को देखकर उसका नाम बता सकते हो। बात समझ में आ रही है? अपन ने ये सब सीखा है, इसलिए घबराने वाली कोनो बात नहीं है। इसको टीपो तो यार, रगड़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को, ठीक है? चलो हो गया, बोलो यस सर, पूरे निपटाएं। अच्छा सी पार्ट भी, ओके। बिना बुझे हुए चूने को जल में डाला जाता है, ओके। बिना बुझा हुआ चूना मतलब क्या ये चूना जल रहा है? नहीं। बिना बुझा हुआ मतलब जिसके अंदर आग है, जिसके अंदर ऊष्मा है, ऐसा है रे बाबू, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि लाइम, इसका मतलब होता है क्या? सुनो, इसका मतलब क्या होता है? सुनो सुनो यार, सुनो, मस्त वाली बात बताता रहा हूं, सुनो। तो मैं कह रहा हूं बिना बुझा हुआ चूना मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है। अपने करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, फैमिली को लेकर, ये जो आग है ये कभी बुझने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन बिना बुझे हुए हैं, अपन जल रहे हैं, ज्वलंत है। बात समझ में आई? तो बिना बुझे हुए चूने का मतलब जिसके अंदर आग है। अब आप बोलेंगे सर चूने के अंदर आग है? ओ भैया हिंदी में मत जाओ, केमिस्ट्री में जाओ। बात समझ में? हिंदी में मत जाओ, किस पे जाओ? केमिस्ट्री में जाओ। कैसे? जिसके अंदर आग है का मतलब यह है कि जिसके अंदर ऊष्मा है, हीट है, ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है? जब कुछ बहुत भयंकर करना होता है और आपका मन करता है कुछ बढ़िया करने का जिंदगी में, तो अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, अंदर एक आग लगी होती है कुछ अच्छा करने की। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल से यहां से ऐसे धुआं निकल रहा है। इट्स लाइक इमोशंस को समझो बाबूजी। इसका मतलब यह है कि अंदर एक ऊष्मा है, अंदर एक ऊर्जा है। तो जिसके अंदर ऊष्मा है, अब जिसके अंदर क्या है? तो भैया जिसके अंदर ऊष्मा है, जिसके अंदर क्या है? ऊष्मा है, उसी को अपन बोलते हैं क्या? CaO। जो चूना होता है आपका, राइट, इसको अपन क्या बोलते हैं? CaO, जिसके अंदर ऊष्मा है। सवाल पैदा होता है इसके अंदर ऊष्मा है, हमको कैसे पता चलेगा? आप ध्यान से देखिएगा, दीपावली वगैरह के पहले पर अपन बढ़िया पुताई वुताई करते हैं घरों में। बोलो यस सर, ठीक है। पुताई करने से पहले जो चूना होता है, या फिर पान में लगाने वाला चूना भी वही होता है जो पुताई करने वाला होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो चूना होता है उसको गर्म किया जाता है पानी के साथ में, क्योंकि यदि ऐसा ही आपने CaO लिया, उसको आपने पानी में डाला, तो निकलेगी ऊष्मा। इसका मतलब वो जो ऊष्मा होती है वो किसके अंदर होती है? CaO के अंदर होती है। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। मतलब ऐसा जिसके अंदर आग है, ऊष्मा है, ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है? उसको अपन CaO बोलते हैं। क्लियर? अब इस CaO में जब अपन क्या मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको अपन क्या कहता है भैया? इसको अपन कहता है बिना बुझा हुआ, बोलो यस सर, चूना। कौन सा? खाने वाला। कौन सा? पुताई करने वाला। कौन सा? लगाने वाला नहीं, बाकी सब, ठीक है। चलिए, बिना बुझा हुआ चूने में अपन ने डाला, क्या डाला? जल डाला। और क्या होगा? ये उसके साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि हम एक धात्विक ऑक्साइड में, जो कि पक्का क्षारक है, हम एक धात्विक ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो अपने को एक क्षारक मिलता है। वो क्षार है, ये क्षारक है, ठीक है। चलो काम की बात पर आते हैं। तो ये आपको मिला क्या? बुझा हुआ चूना। बूझा नहीं, बुझा। हिंदी के साथ छेड़खानी नहीं करना है अपने को। बात समझ में? बूझा तो अलग होता है ना भाई, बूझो तो जाने, पता लगाओ। बूझा इज लाइक पहली वाली बात। बुझा मतलब जो जल चुका है। बात समझ? जिसकी आग बुझ चुकी है। चलो इसको अपन कहते हैं बुझा हुआ चूना।
और क्या कहते हैं, चूने का पानी, ये लो रे बाबा, एक और नाम, चूने का पानी, ये लो। और क्या कहते हैं, लाइम वाटर, क्या कहते हैं, लाइम वाटर। और क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। बात समझ में आई? चलिए, तो बिना बुझे हुए चूने को जल में जब अपन डालते हैं, बात समझ में आई, तो चूना जल के साथ मिलता है और अपनी पूरी जो आग उसके अंदर लगी हुई है उसको बाहर निकल देता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। कुल मिलाकर ऐसा कि चूने को यदि पानी में डालोगे, राइट, तो बुलबुले निकलेंगे, बबल निकलेंगे और ऊष्मा बाहर आएगी। इसलिए कभी भी, जैसे सुनो, हाथ में थोड़ा सा पानी लेना, ठीक है, थोड़ा सा पानी लेना, चूने के साथ तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि हाथ में जलन बहुत होगी। थोड़ा सा निरमा डालना, डिटर्जेंट पाउडर, और ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना। भैया आपको गरम गरम फील होगा क्योंकि ये एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कुछ वैसे ही आप यदि बिना बुझा हुआ चूना जल में डालते हो, ये बुझा हुआ चूना, और क्या निकल जाएगी, ऊष्मा, ये लो, ऊष्मा बाहर आ गई। बात समझ में आई? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भैया जी ये है आपकी ऊष्मा, क्या कहता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्या है, तो भैया ये है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दैट्स ऑल, खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? तो ऊष्मा बाहर आएगी बाबूजी। कौन सी चीज बाहर आएगी, ऊष्मा बाहर आएगी। टिपो, बढ़ते हैं आगे, चलो टिप लिया, ठीक, सी पार्ट था। अब देखते हैं अगला पार्ट, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो काहे घबराते हो, अगले वाले सवाल की तरफ चलेंगे। लो, हाँ जी ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, मस्त सवाल, मस्त ही सवाल है यार। एक क्वथन नली में कॉपर नाइट्रेट के नीले रंग के पाउडर, अच्छा कॉपर नाइट्रेट नीले रंग का, ठीक है, इस पाउडर को अपन गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, बोलो यस सर, ये काले रंग का होता है। ऑक्सीजन गैस मिल रही है और भूरे रंग की एक गैस मिल रही है। सबसे पहले अभिक्रिया, पहला भाग, अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। अब हम सबसे पहले लिखेंगे अभिक्रिया। लो, सबसे पहले बात किसकी होगी, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि आपके केमिकल रिएक्शन की बात होगी, और वो अपन अभी लिखने वाले हैं। चलो, कॉपर नाइट्रेट नीले रंग का, रुक बेटा तुझे बताते हैं अभी, हम लोग फॉर्म में चल रहे हैं अभी मेरे सारे स्टूडेंट्स, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, Cu, ध्यान से देखना, NO3 और कॉपर नाइट्रेट 3 है ना, हाँ, तो यहां पर 3 आएगा, 2 नहीं आएगा फिर। यार NO3 का तो -1 होता है, कॉपर नाइट्रेट 3 नहीं, 2 होगा फिर। CO का, क्योंकि NO3 का तो -1 होता है, तो यहां पर 2 होगा फिर। चलो, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, अपन वो देख लेते हैं पहले। 4 नाइट्रोजन, इधर पे भी 4 नाइट्रोजन, ठीक है भैया, चलो, हाँ हट जाओ आप यहां से। चलो, मैं कह रहा हूं 2 कॉपर नाइट्रेट हो गया अपने पास, ठीक है, और यहां पर ना स्टूडेंट्स आप लोग इसको 2 कर लो, 2 कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर जो है कॉपर का वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। ये तो जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको हम उस तरीके से दर्शाते हैं, किसके अंदर, आपका जो कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट होता है उसके अंदर, राइट। अब देखो, इसको अपन ने गर्म किया, ठीक है, कर लेंगे गर्म, ये लो कर लिया गर्म। क्या मिल रहा है भैया, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, CuO, ठीक, काले रंग का, ये लो CuO। और कौन सी चीज मिल रही है बाबूजी भैया, और मिल रही है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को अपन कौन से रंग से बनाए, क्या कहते हो, इससे बनाते, लो ये लो ऑक्सीजन गैस। और साथ में क्या मिल रहा है, सुनो ना, और मिल रही है एक भूरे रंग की गैस जिसको अपन बोल रहे हैं X, भूरे रंग की है ना, रुको, भूरा रंग कहाँ है, ये है, चलो, भूरा रंग, भूरा रंग, भूरा 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 भूरा, तो पीला हो जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी को तो पता ही नहीं है, इसको ले ले भूरा रंग, इसको ले लेते हैं इसको, है ना। चलो, तो अपने को मिलेगी क्या, NO2। चलो, ये गैस मिलती है, ये अभिक्रिया है और ये तगड़ा सवाल है, और कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो अम्ल क्षारक और लवण से ये सवाल लिया गया है। चलिए भैया, तो आपको ये मिलेगा। अपन एक काम करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी दैट इज गिवन ईयर, यहां पर 2 आ जाएगा,
ठीक है, यहां पर भी आपका 2 आ जाएगा और यहां पर आपका 4 आ जाएगा। रिएक्शन आपकी जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, बोलो यस सर। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की बात हो रही थी, जिसको हमने ऑलरेडी इत्थे लिख दिया है। बात समझ में आ रही है? ऊपर भी रिएक्शन लिखी हुई है, और क्यों लिखी हुई है? क्योंकि इसकी और भी तो बी और सी भाग होंगे ना, वो फिर आपसे क्या करेंगे, रिएक्शन के बीच में से सवाल बनवाएंगे। बात समझ में आई? नोट करो। चलो, ए पार्ट क्लियर, बोलो यस सर। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, अपन बढ़ते हैं आगे। बी पार्ट, निकलने वाली भूरे रंग की जो गैस है ये आपको बतानी है भाई कौन सी होगी। NO2 होगी यार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। बात समझ में आई? सी भाग की तरफ चलते हैं। चलो, सी भाग क्या? अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। अरे बड़ी सिंपल सी कहानी है, ये आपकी अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आपका एक अभिकारक अलग अलग उत्पादों में क्या हो रहा है, बात समझ में आई, परिवर्तित हो रहा है। दैट्स ऑल। मस्त वाला एक क्वेश्चन था, नोट कर लो। तीनों भाग बढ़िया थे। पहला, दूसरा, ये रहा तीसरा। तो बढ़िया है सवाल था, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए थी। चल रहे अगले सवाल की तरफ। बात समझ में? अच्छा, डी पार्ट भी था, इसको भी एक बार देख लो, पढ़ते हैं आगे। देख लिया है इसको? पक्का जी? चलो, कहां गई रिएक्शन अपनी? भैया ये रही रिएक्शन, ये लो, NO2 बाहर निकला है। बात हो रही है कि वो जो X गैस है, जिसकी बात क्या हो रही है भैया, NO2 जो गैस है उसका pH क्या होगा? हम सब जानते हैं और तगड़े तरीके से जानते हैं कि भैया अधातु ऑक्साइड जो होता है, बात समझ में आ रही है, अधातु ऑक्साइड जो होता है, अधातु ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। काहे अम्लीय होता है? ध्यान से देखो, अधातु ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और ऐसा क्यों होता है भैया? देखो, NO2 अपने पास है, बोलो यस सर। इसको अपन जल में मिलाएंगे तो जलीय विलयन बनेगा, बोलो यस सर। H2O के साथ मिलाया, मुझे मिला क्या? मुझे मिला क्या? ध्यान से देखते हैं, मुझे क्या मिला? तो भैया मुझे मिला ध्यान से देखते हैं, मेरे पास HNO3 3 3 3 3, ठीक है। 2HNO3 में बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन मेरे पास वहां पर 1 है, रुको, इसको मैं 4 कर देता हूं, इधर पे मैं 2 लगा देता हूं, बोलो यस सर। यहां पर मैं 4 कर देता हूं, तो 4 दूनी 8 और 2 10। यार बैलेंस नहीं हो रही अभिक्रिया, कोई बात नहीं, रुको, हो जाएगी। इसको अपन 2 करते हैं, रुको, हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं, सब हो जाएगा। इसको अपन हटाते हैं यहां से। अब मेरे पास जो है वहां पर है H, तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं, नहीं यहां पर 4 लगाते हैं, ठीक, और यहां पर जो है 2 लगा देते हैं। चलो, और लगा देते हैं यहां पर 4, तो भी बैलेंस नहीं हो रही। अरे तो अम्ल कौन सा बन रहा है फिर? चलो बैलेंस तो अपन कर लेंगे। इस रिएक्शन को आप लोग एक बार बैलेंस करने की कोशिश करना। पर इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि भैया अधातु ऑक्साइड जो रहेगा ना, राइट, वो अम्लीय होता है, और धातु ऑक्साइड जो रहेगा वो अम्लीय भी हो सकता है और आपका क्षारीय भी हो क्षारीय भी हो सकता है और आपका उदासीन भी हो सकता है। उदासीन मतलब क्या? तो वो आपका एम्फोटेरिक भी हो सकता है, उभयधर्मी भी हो सकता है, नॉट उदासीन, उभयधर्मी भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बढ़िया सवाल, ठीक है। ये अम्लीय होगा, तो अम्लीय यदि होगा तो पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम होगा। खेल खत्म, टीपो रे बाबा, बढ़ते हैं आगे, ठीक। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? तो भैया खंड द, अच्छा 5 अंक का है बाबूजी, 5 अंक का है, तगड़ा अपन लपेटेंगे इसको, कम से कम 80 से 120 किसके शब्दों में अपन इसको बयां करेंगे। चलो अब देखो, परख नली दी हुई है। अब इस पूरे डायग्राम को अपन देख लेते हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो भैया ये CH3 होता है और COOH होता है। इसी को अपन लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? तो ये Na2 होता है और CO3 होता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH होता है और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। बोलो यस सर, ठीक, मस्त वाली बात। दोनों की अपन ने अभिक्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। अच्छा,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। चलो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर निकली, बाहर निकली निकली निकली, इधर से ये पहुंची, इधर से पहुंची, इधर से पहुंची, अच्छी यात्रा कर रही है। उसके बाद ये पहुंची कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, CaOH2। ध्यान से देखना, 5 अंक का सवाल है। मतलब ये कि इसको बड़े ध्यान से अपने को एक एक पार्ट पढ़ना है, सुनना है, जानना है, समझना है। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास एक परख नली है, बोलो यस सर। कौन सी परख नली है? तो भैया ये वाली ए है और वो वाली आपकी बी है। देखो इधर ए लिखा होगा, उधर बी लिखा होगा। बात समझ में आई? तो ए परख नली जो है, इसमें आपके पास है एसिटिक अम्ल, बोलो यस सर। और साथ में आपके पास कौन सी चीज है? तो भैया आपके पास में है सोडियम कार्बोनेट। कौन सी चीज है? सोडियम कार्बोनेट। यहां पर है आपके पास में एसिटिक एसिड और वो है सोडियम कार्बोनेट, दिया ना। दोनों को मिलाया तो CO2 गैस बाहर निकली। बात समझ में आ गई? दोनों को मिलाया तो CO2 गैस बाहर निकली। वो CO2 गैस इधर जा रही है जिसमें ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जानकारी अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं इस अभिक्रिया को। चलो, तो अभिक्रिया अपने से कहती है कि सुनो, CH3COOH को हमने मिलाया किसके साथ में? Na2CO3 के साथ में। ठीक है, Na2CO3 के साथ में अपन ने इसको मिलाया। आपने कहा ठीक है सर, मिलाया। अब बढ़ते हैं आगे। चलो, तो अपने को कौन सी चीज मिली? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने को मिल ही गई। चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिला। साथ में क्या मिलेगा? तो 2 सोडियम है। तो यार अपने को एक एसिटेट आयन भी तो मिलेगा, लग तो रहा है। हाँ हाँ ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। चलो 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 चलो, और क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अपने को मिलेगा CH3COO और मिलेगा यहाँ पर Na। चलो ये भी मिल गया। और अपने पास हाइड्रोजन है। हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, राइट, और एक हाइड्रोजन जो है उधर पे। तो अपने को क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, बैलेंस कर रहा हूं, अब भी बैलेंस होती है, ठीक है। चलो, और मिलेगा अपने को H2O। बोलो यस सर। क्या कहते हो, बैलेंस कर ले? हाँ बिल्कुल करेंगे। लो यार, बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा लेते हैं और यहां पर 2 लगा लेते हैं और देख लेते हैं कि जो खेल है वो पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ, राइट। चलो, तो 2 कार्बन और 3 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, कार्बन बैलेंस्ड हो चुका है बबुआ। ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं सोडियम पे। 2 सोडियम, 2 सोडियम, सोडियम भी बैलेंस हो चुका है। चलो, अब बात किसकी करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब कि ऑक्सीजन की बात करेंगे। देखो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है। यहां पर 3 ऑक्सीजन है, इधर पे 3 ऑक्सीजन है, और यहां पर 2 और वहां पर 1 ऑक्सीजन है। और 2 को यदि 1 में अपन जोड़ेंगे तो आंसर तो 3 आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। तो रिएक्शन अपनी बैलेंस्ड है। बोलो यस सर। तो रिएक्शन अपनी बैलेंस्ड हो गई। जो यहां पर डायग्राम दिया था उसके हिसाब से जो रिएक्शन है ना बाबूजी, वो कैसी हो गई? बैलेंस्ड। पहले इतना नोट करो। कर लिया नोट? अब सुनो, परख नली बी में लिए गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आप क्या परिवर्तन देखेंगे? सिंपल सी बात, यहां से निकले कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पर उसका सामना हुआ किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से। चलो करवाते हैं सामना। चलो, मैं कह रहा हूं भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिल रही है। हम जानते हैं कि इसमें दुधियापन आ जाएगा, CaCO3 बनेगा और साथ में आपका H2O बनेगा। बोलो यस सर। तो यह अभिक्रिया होगी और CaCO3 के कारण इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा भैया? दुधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो दुधिया। टीपो, पहला वाला क्लियर? बोलो यस सर। अब चलते हैं दूसरे वाले भाग की तरफ बाबूजी, ठीक है। लिख लिया? मिटा दूं? मिटा दिया। चलो, अब दूसरे वाले भाग की तरफ चलते हैं भैया। ये रहा दूसरा वाला भाग। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया देनी है। चलो, एक रासायनिक अभिक्रिया ये है, ठीक है। और ये देखो दूसरी वाली रासायनिक अभिक्रिया इधर लिखी हुई है। देखो 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 देखो, पहली रासायनिक अभिक्रिया जो है वो वहां पर दी हुई है,
क्रॉस चेक कर लो, सब कुछ दिया है। और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया अभी हम लोगों ने लिखी थी जो प्रश्नावली बी में हुई थी। पर यदि CO2 की अधिक मात्रा लोगे, यदि CO2 की अधिक मात्रा लोगे आप, तो जो दुधियापन है वो कैसा हो जाएगा भैया, वो गायब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा। एक अभिक्रिया और है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब H2O और CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, आपकी आंखों को सुकून भी मिलेगा, कंफ्यूजन जैसा कुछ दिखेगा नहीं। बोलो यस। तो इस तरीके से ये तो अपना हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। चलो सी पार्ट क्या कह रहा है? यदि एथेनोइक अम्ल के स्थान पर एथेनॉल लिया जाए, वेरी गुड, यहां पर आपने जो एथेनोइक अम्ल लिया था ना, उसकी जगह यदि एथेनॉल लिया जाए तो क्या होगा? तो सुनो, एथेनॉल यदि लिया जाएगा और उसको इस तरीके से मिलाया जाएगा तो कोनो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये आपस में अभिक्रिया ही नहीं करते, पटती नहीं इनकी, कोई केमिस्ट्री नहीं है इनकी। बात समझ में आ गई? मतलब आप तो ध्यान से देखो, ये अभिक्रिया नहीं करता इसके साथ में, पर जो है आपका एथेनोइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। और यदि आप CBSE वाला सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें एक सवाल सीधे सीधे पूछा गया था कि एक बात बताओ, दो परख नली में आपके पास दिया हुआ है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, कैसे पहचानोगे कि कौन सा एथेनोइक अम्ल है और कौन सा आपका जो है एथेनॉल है? तो सीधी सी बात है कि हमने वहां पर जवाब दिया था कि एथेनॉल इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जो कि इसके पहले अपन ने देखा। तो इस तरीके से बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो सी पार्ट भी हो गया अपना, बोलो यस सर। अपन डी पार्ट की तरफ चले, यदि होगा तो बिल्कुल है। प्रयोगशाला में चूने का पानी किस प्रकार बनाया जा सकता है? बहुत सिंपल सी कहानी है, CaO को जल के साथ मिलाइए, H2O के साथ मिलाइए और चूने का पानी बनाइए, और या तो आप इसकी पुताई कीजिए या फिर आप इसको पान में लगाइए, क्योंकि ये अल्केलाइन है, ये क्षारीय है, ये बहुत ज्यादा यदि आप ऑयली फूड खाओगे, यदि पेट की अम्लता बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, इसलिए तो अपन पान खाते हैं। बात समझ में आ रही है? मस्त ही वाली बात। चलो ये अभिक्रिया रही, मिटा दूं पक्का? चलो और है क्या? नहीं, सवाल चेंज। चलो इसी के अथवा में एक सवाल दिया हुआ है और वो क्या है? C5H8 C7H14 C6H6 यानी कि बेंजीन, C5H10 C7H12 C6H12। इस प्रकार से अपने पास हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं और इन हाइड्रोकार्बनों को लेकर कुछ एक सवाल हम लोगों से पूछे जा रहे हैं और अपन सबका आंसर देंगे, अपने को सब आता है, दैट्स ऑल। चलो सबको अपन देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक बढ़िया चीज बताना चाहता हूं, आप उसको अपने तक भी सीमित मत रखिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या? देखो भैया, आप जानते हो एल्केन होता है, बोलो यस सर। तो एल्केन क्या होता है? CnH2n+2 होता है, बोलो यस सर। आप जानते हो एल्कीन होता है, आप जानते हो कि भैया एल्कीन होता है, बोलो यस सर। एल्कीन क्या होता है? CnH2n होता है, बोलो यस सर। एल्केन होता है और क्या होता है? एल्कीन होता है। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि एल्काइन होता है, बोलो यस सर। तो एल्काइन क्या होता है? Cn होता है, H2n होता है, -2 होता है। बात समझ में आ गई? बेंजीन होता है, तो बेंजीन तो अपन जानते हैं, अरे बेंजीन तो अपन सब जानते ना यार, बेंजीन अपन सब जानते हैं। बात समझ में आ रही है? बेंजीन है क्या? तो बेंजीन को यदि आप बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे बनाते हो? अरे भैया सिंपल तो है, ये लो, अरे ये लो, ऐसे तो बनाते हैं 1 2 3, और सूत्र क्या होता है? C6H6, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। अब देखो खेल शुरू होगा यहाँ पर। कैसे शुरू होगा? ध्यान से देखना, बात समझ में आई? अब ये जो इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, इसको बेस बनाकर जो भी सवाल अब उनसे पूछा जाएगा, हम सब मिलकर देने वाले हैं उसका आंसर। कैसे? देखो, इनमें से कौन सा अणुसूत्र साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन दोनों को निरूपित करता है? अब सुनो, ये कह रहे हैं हेक्सीन, तो हेक्स यानी तो 6 हो गया, इन यानी कि डबल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? C6H12। अरे ये रहा सूत्र CnH2n, 6 दूनी 12, अपन लोगों ने KG2 में पढ़ा था, बोलो यस सर।
तो मैं कह रहा हूं हेक्सीन, हेक्साने 6 होता है, पेंट यानी 5 होता है, ब्यूट यानी 4 होता है, प्रोप यानी 3 होता है। अपन को सब पता है, बढ़िया से अपन ने प्रैक्टिस की थी। तो हेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन का भी सूत्र क्या होगा, C6H12। क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा वो भी अपन बना देते हैं ये लोग। और आप जानते हो कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब आप बोलेंगे सर वो तो बेंजीन है। ओ भैया, वो बेंजीन नहीं है, बेंजीन वो है। ये क्या है वो देख लेते हैं, ध्यान से देखो। यहां पर CH2 है, बोलो यस सर। जितने भी कॉर्नर्स यहां पर दिए हुए हैं, बात समझ में आ रही है, उसमें सब CH2 लगा है। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बना लिए, और 2 बॉन्ड इधर वाले और उधर वाले कार्बन के साथ बना लिए। तो हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए। बोलो यस सर, मस्त वाली ये कहानी है, राइट। तो अब इस तरीके से क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो ना, दिया तो है C6H12। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। चलो, ये तो देख लिया आपने, पहला भाग भी देख लिया। मिटा दूं, नोट कर लो, जल्दी 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 यार, मस्त वाली बात नोट कर लो। चलो ठीक है, चलो ये हटाया। साइक्लोहेक्सीन, बेंजीन, बात समझ में आ रही है, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, इनमें से 3 चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा होगा। 3 चक्रीय, बात किसकी हो रही है, 3 चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखो CnH2n वाले जितने भी होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, 3 चक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, 3 चक्रीय हाइड्रोकार्बन होंगे। कौन से, तो C7H14, C5H10 और C6H12। बात समझ में आ गई, मस्त वाली बात, ठीक है। अगला सवाल, चलो, इनमें से 2 हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिआबंध होगा। त्रिआबंध कौन से, एल्काइन होते रे भैया। त्रिआबंध कौन से, त्रिआबंध एल्काइन होते। लो, त्रिआबंध कौन से, एल्काइन होते हैं। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखो, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-2 किसका सूत्र होता है, आपके अल्काइन का होता है। तो इस हिसाब से C5H6H8, C7H12, क्योंकि ये इस सूत्र को फॉलो करेंगे। दैट्स ऑल, इतना इजी क्वेश्चन। बिल्कुल, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आपको सारे ही क्वेश्चंस आसान लगेंगे। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो 2 + 2 = 4 जो है वो भी मुश्किल लगता है। यस और नो, चलो नोट कर लो, पक्का। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओहो, 1 मिनट, इधर वाले को रहने देना है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते। लो, ये लो, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। किसका, त्रिआबंध मतलब कि आपका अल्काइन। ये लो, इनमें से बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6। मेरे हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये बेंजीन का सूत्र होता है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, चलो। इतना इजी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं परीक्षा में, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए भैया, इसको यहां से हटाते। यह दर्शाने के लिए कि आयरन अथवा कॉपर में कौन सी धातु अधिक सक्रिय है, किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल, ये लो। मैं कह रहा हूं, एक बार आप Cu की रिएक्शन FeSO4 से करवाइए और एक बार आप Fe की रिएक्शन CuSO4 से करवाइए। जो क्रियाशील होगा वो दूसरे वाले को निपटा देगा। अपन ने पहले दूसरे सवाल में भी किया था, बोलो यस सर। बात समझ में आई। तो यह अभिक्रिया जो है वो होने वाली नहीं है, और यह अभिक्रिया हो जाएगी FeSO4 और साथ में आपको Cu मिलेगा। तो करना क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक डिब्बा लीजिए, बोलो यस सर। एक डिब्बा लिया हमने, एक डिब्बा लीजिए FeSO4 का, बोलो यस सर। FeSO4 के डिब्बे में कार्बन कॉपर डाल दो और CuSO4 के डिब्बे में आप डाल दो आयरन। FeSO4 में आप कॉपर डाल दो, CuSO4 में आप आयरन डाल दो। इस वाले डिब्बे में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, पर यहां पर अभिक्रिया होगी और रंग में परिवर्तन होगा, क्योंकि Fe ने दिखा दी है दादागिरी, और वो कॉपर को यहां से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और यह रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन। इजी, बोलो यस सर, बहुत इजी। देखो, बात समझ में आ गई। तो
तो सिंपल सी बात है, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे, ठीक है, नोट करेंगे। चलो दूसरा पार्ट, निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज अपन सबने पढ़ी। आप जानते हो कि सोडियम, फिर जिंक, रुको रुको, आप जानते हो कि सिल्वर ऐसे तो महंगा होता है पर इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, सोडियम की तो तगड़ी होती है बाबूजी। चलो चलो चलो, बहुत इजी सवाल, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, मजेदार, ठीक, इजी। चलो अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा Na और Cl परमाणुओं से NaCl का बनना जो है ये अपने को दर्शाना है। आप जानते हो, बहुत बढ़िया तरीके से आप जानते हो कि सर ये जो अपना सोडियम होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और ये बन जाता है Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। क्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है और अष्टक पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को धारण कर लेता है और ये बन जाता है Cl-। बोलो यस सर। अब दोनों की बिंदु, आपकी जो डॉट स्ट्रक्चर है, बिंदु संरचना है, बात समझ में आए, वो यहां दिख रही होगी, बोलो यस सर। अब एक आपके पास कैसा आयन बना बाबूजी, तो एक आपके पास धनायन बना और दूसरा वाला आपके पास ऋणायन बना। एक यदि पॉजिटिव है, दूसरा यदि नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में होगा आकर्षण और इसी आकर्षण को अपन बोलते हैं क्या, मैं, यानी कि आयनिक आबंध। तो इसी आकर्षण को हम लोग बोलते हैं आयनिक आबंध। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो बेटा यही है अपना आयनिक आयन आबंध, क्योंकि दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में बना है, तो इसी को हम बोलेंगे आयनिक आबंध। बढ़िया से नोट करो, ठीक, तगड़ा सवाल था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी लिख लेना। चलो अगला पार्ट, आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक क्यों होता है? सीधी सी बात है, क्योंकि आयनिक यौगिक मजबूत आयनिक आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की या फिर ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए इनका जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए NaCl ले लो, उदाहरण के लिए KBr ले लो, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आपने कभी सुना है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो तरल अवस्था में है? नहीं होगा। पूछो क्यों? गलनांक बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा तापमान जिसमें वो ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा, वो तापमान बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई? नोट करो। चलो तगड़ी बात, तगड़ी बात, तगड़ी बात कर लिया, पक्का, ठीक। अथवा किसकी बात हो रही है? अथवा निम्नलिखित को समझाना है कि यदि हमने एल्यूमिनियम को HNO3 में डाला तो क्या होगा। देखो भैया, एल्यूमिनियम को यदि आप HNO3 में डालते हो तो सीधी बात यह है कि एल्यूमिनियम के आसपास Al2O3 की परत बन जाएगी। बोलो यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन। एक बात सिंपल है कि जो बड़े वाले सवाल होते हैं ना, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले, वो बड़े आसान होते हैं, पार्ट्स होते हैं इसलिए लंबे होते हैं वो। बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को समझाइए कि एल्यूमिनियम को यदि HNO3 में डाला तो उसकी अभिक्रियाशीलता कम क्यों हो जाती है। देखो, ये है आपका एल्यूमिनियम, बोलो, ये भैया एल्यूमिनियम की एक रॉड है। अब यदि इसको आप HNO3 में डाल देंगे तो क्या होगा कि ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा और HNO3 की इसके ऊपर एक परत आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो भैया जो लाल वाला है ना, बात समझ में आ रही है? ये वाला जो है ये Al2O3 की, इधर नहीं लिखेंगे अपन, इधर नहीं लिखेंगे अपन, बात समझ में आई? ये Al2O3 की परत है और अंदर की तरफ क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। तो अंदर की तरफ अब आपके पास एल्यूमिनियम है। बोलो यस सर। तो एल्यूमिनियम को यदि आपने HNO3 में डाल दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो रिएक्शन करेगा तो ये परत बन जाएगी किसके ऊपर? आपका जो भी एल्यूमिनियम का बर्तन है उसके ऊपर, जिसके कारण क्या होगा, अब ये परत बन गई। अब अंदर वाला एल्यूमिनियम किसी से रिएक्शन करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो परत बनी है वो उसको रिएक्शन करने ही नहीं देगी। बोलो यस सर। तो ये उसको रिएक्शन करने ही नहीं देगी। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। बात समझ में आ गई? तो जब ये रिएक्शन ही नहीं करने देगी तो क्या होगा, उसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कैसी हो जाएगी?
कम हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात समझ में आई? नोट कर लो। चलो, तो ये अथवा वाला सवाल था, इसका ये ए पार्ट था। ठीक है, अपन चल रहे बी पार्ट की तरफ। बढ़िया बढ़िया सवाल, मस्त मस्त क्वेश्चन। सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को कार्बन अपचयित नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या? सुनो, ये लो, Na2O है और MgO है। बोलो यस सर। इन दोनों को यदि मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ में? कार्बन के साथ में, तो कोई अभिक्रिया नहीं मिलती। तो अपने को कोई भी अभिक्रिया नहीं मिलती है, अपने को कोई भी अभिक्रिया नहीं मिलती है। क्यों? कार्बन के अपचयित करने का मतलब यह है कि इनमें से ऑक्सीजन को निकालना है। भैया सोडियम और मैग्नीशियम है, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। सोडियम और मैग्नीशियम है, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, इतने जल्दी ऑक्सीजन को छोड़ने वाले नहीं है बाबूजी। मतलब ये कि ये दोनों ऑक्सीजन को छोड़ेंगे ही नहीं, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। तो कार्बन का इतनी दम, कार्बन की इतनी दम या औकात ही नहीं है कि यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। बात समझ में आ रही? तो लिखा हुआ है, सोडियम और मैग्नीशियम कार्बन की तुलना में अत्यधिक सक्रिय धातु हैं जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि इनके जो ऑक्साइड हैं, इससे कार्बन ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप सभी। बोलो यस सर। इजी, पक्का, मजेदार, शानदार, धमाकेदार? जी हां। अगला सवाल, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं करता है पर जलीय विलयन में करता है, ऐसा क्यों होता है? बड़ी सिंपल सी बात भैया, NaCl जब सॉलिड स्टेट में है, NaCl जब सॉलिड स्टेट में है तो इसके जो फ्री आयन होते हैं वो नहीं होते हैं। पर जब आप NaCl को किस में डालते हो? जल में डालते हो, तो NaCl जो है वो क्या बना लेता है? एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है, राइट। और एक्वस सॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या करेगा? यहां पर ये आयन है। बात समझ में आ गई? यहां पर आयन नहीं है, फ्री आयन जो है वो नहीं है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, यहां पर जो मुक्त आयन है वो नहीं है बाबूजी। और वहां पर कैसे हैं? आपके मुक्त आयन है। यहां पर फ्री आयन नहीं है और नीचे की तरफ आपके क्या है? मुक्त आयन है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात, ठोस अवस्था में इसकी संरचना कैसी होती है? दृढ़ होती है, जिसमें आयनों का गमन ही संभव नहीं है यार। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? विद्युत का वहन कौन करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयन। बात समझ में आ रही है? अब इधर पे ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और ना ही आपके आयन फ्री हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। पर जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में बात हो रही है तरल अवस्था की, इनके पास आयन स्वतंत्र होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? गमन कर सकते हैं, और इस तरीके से विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग ये कहानी, राइट। इसको नोट कर लो। चलो जल्दी से, मजेदार, पक्का जी? बोलो यस सर। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब मुझे बताओ, आयरन की वस्तुओं में गैल्वेनीकरण जो है वो कैसे किया जाता है? बात समझ में आ रही है? फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। गैल्वेनीकरण होता क्या? यार आप जानते हो हमारे आसपास लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, राइट, जिन पे जंग लग जाता है। जंग क्यों लग जाता है? सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा लोहा होता है Fe, ये वायु और जल के साथ मिलकर, ये वायु और जल के साथ मिलकर निर्माण किसका करता है? तो बाबूजी निर्माण करता है Fe2O3.NH2O का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जंग लगना। बात समझ में आ रही है? तो जो लोहा होता है वो अपने आसपास की वायु और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? आयरन ऑक्साइड .NH2O बनाता है। यही जो आपका जंग होता है उसका रासायनिक सूत्र है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? जंग लगना। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जंग लगना बोलते हैं। अब इस जंग से बचाने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक बड़ा इफेक्टिव और असरदार तरीका है कि आप
लोहे की जो वस्तु है, कि आप लोहे की जो वस्तु है उसके ऊपर क्या करें, जिंक का लेपन लगा दें। किसका लगा दें, जस्ता, यानी कि आपका क्या, Zn की बात हो रही है। तो आप यदि इसके ऊपर जिंक जस्ते की पतली परत का लेपन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि भैया संक्षारण से हम लोहे को बचा सकते हैं और उस पर जंग नहीं लगने वाला है। तो ये जो प्रक्रिया जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लोहे की चीजों के ऊपर जस्ते का लेपन कर देते हैं ना बाबूजी, इसी को हम कहते हैं क्या, गैल्वेनीकरण, यशद लेपन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? इससे आपका जो लोहा है वो जंग से कुछ समय के लिए बच जाता है। उदाहरण, आप जीआई तार जानते होंगे, जीआई तार, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपने जीआई तार सुना होगा, बोलो यस सर। तो भाई जो ये जीआई वायर या जीआई तार होता है ये लोहे का होता है, पर इसके ऊपर जस्ते की क्या होती है, परत होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गैल्वेनाइज्ड आयरन तार। दैट्स ऑल। इंटरेस्टिंग ये बात। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन जनरल साइंस से भी पूछ लिए जाते हैं। मजेदार ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी। चलो पक्का, और चलते हैं भैया इस सवाल के और आज के अंतिम भाग की तरफ। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती? अरे क्या है इनके पीछे की कहानी, देखो। भयंकर क्रियाशील, दैट्स ऑल। अब ये ऐसी धातुएं हैं ना, भयंकर क्रियाशील है, रिएक्टिव है, कि कभी किसी को शांत बैठने देंगी क्या? या हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेंगी, कार्बन से कर लेंगे, ऑक्सीजन से कर लेंगे, और पता नहीं कौन सी चीजें हैं जिनके साथ ये क्या कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? तो उसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो। एक बढ़िया बात बता रहा हूं। कर लिया पक्का? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन लोगों ने प्रैक्टिस पेपर पूरा लगा लिया है, क्योंकि इससे आपके सिलेबस का भी रिवीजन हो गया, टॉपिक भी आपने पढ़ लिया, और आपको यह भी पता चल गया कि किस तरीके से आपको जो है, हाँ मैंने समय थोड़ा ज्यादा लिया, आपको ये 1 घंटे में करना है, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी भी है। बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि परीक्षा में ऐसा लिखना पड़ेगा और ऐसे ही क्या आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सवाल पैदा होता है कि सर अगला प्रैक्टिस पेपर कहां मिलेगा? अगला जो प्रैक्टिस पेपर है वो मिलेगा आपको आपके अपने फेवरेट चैनल पे, जिसका नाम क्या है भैया, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। कहां पर? गूगल पे जाइए या फिर प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सिर्फ एक छोटा सा कष्ट करना होता है, और वो है क्लिक। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कूपन नहीं, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी कैसा, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। मतलब हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को, सबको अपन बढ़िया तरीके से यहां पर क्या करते हैं, कवर करते हैं। और कौन से कोर्सेज मिलेंगे, बड़े ध्यान से देखो भैया, ये रहा पिटारा, ध्यान से देखो, इतनी सारी चीजें हैं। कई बार आप पूछते हो सर सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास होती है, सर सिर्फ फिजिक्स की क्लास होती है। नहीं, उधर देखो, उधर पीछे तो देखो, पीछे जो है पूरा खजाना छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, ध्यान से देखो। ये सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से फिट कर लो। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिस पेपर के लिए। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, एक और चीज, आज के सेशन में जो भी डाउट होगा ना उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और बस क्या ध्यान रखना है कि भैया अगली क्लास के पहले सारे जो डाउट्स हैं वो पहुंच जाने चाहिए कहां पर, कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।